युद्ध के मैदान में हथियार पकड़े आप खड़े थे, ये कैमरा माइक पकड़े कहां से पहुंच गया? I became an accidental journalist. यूक्रेन रूस युद्ध हम सब ये मान रहे थे 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। 4 साल ये युद्ध क्यों चल गया? तो जो लड़ाई चल रही है ये यूक्रेन और रूस की नहीं चल रही है। एक्चुअली नेटो बनाम रूस है, इट्स अ प्रॉक्सी वॉर, बट इफ इट्स ऑल आउट वॉर दे विल गो फॉर लंदन, बर्लिन, पेरिस, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग देयर। जो अंतिम युद्ध होगा इस दुनिया में, सबसे बड़ा युद्ध होगा, वो चीन का और अमेरिका का होगा। कई जगह आपको भी डिटेन किया गया था, कहाँ डिटेन हुए थे आप? मैं बूचा में था, तो मैं कैमरे से रिपोर्टिंग कर रहा था, तो एक फौजी आया, मेरे पैर में मारा और नीचे गिर गया और उसने पूरी बंदूक मेरे ऊपर तान ली। उसके बाद फिर मैं इजराइल गया रिपोर्टिंग के लिए, वहां पर मेरे को फ्राइडे ने पकड़ लिया और इसके 1 साल बाद ही मैं तेहरान पहुंच गया। से मेरा पासपोर्ट देखा, उसमें 2-3 वीजा लगे हुए थे इजराइल के, रंग उड़ गया उससे एकदम से। इजराइल इजराइल इजराइल। रूस की एजेंसी दुश्मनों को जहर दे देती है और मोसाद अलग लेवल पे खेल खेलती है। CIA जो है वो दुनिया भर में सत्ता पलटने के लिए मशहूर है। क्या इन तीनों एजेंसियों से हम ले सकते हैं? देखिए, मोसाद इज क्लास अपार्ट। मोसाद हैज नो कंपेटिटर। CIA के पास पैसा बहुत ज्यादा है। दूसरी बड़ी एजेंसी है MI6 ब्रिटेन की। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेनियन मर्द जो हैं वो देश छोड़ के भाग रहे कि लड़ना ना पड़ जाए। जब 7 अक्टूबर हुआ मैं तेल अवीव में, पूरी दुनिया से फ्लाइट्स इजराइल के अंदर जा रही थी लड़ने के लिए कि हम वापस लड़ेंगे जाके। यूक्रेन, इजराइल और ईरान, किसी ने आपको ऑफर दिया कि डबल एजेंट बन जाओ? ईरान ने बोला, मैंने बोला कोऑपरेट करूंगा। वो सोचे कोऑपरेट करने मतलब है कि मैं उनका एजेंट बन के इजराइल दोबारा जाऊंगा। क्या कमियां हैं इंडियन आर्मी में? हर एनकाउंटर में अगर हमने 2 उग्रवादियों को मारा है तो हमारे 2 जवान भी मारे गए हैं, कई बार ज्यादा मारे गए हैं। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जबकि फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फौज है। अभी जैसे इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, राफेल को लेकर खास तौर बात चल रही है कि बहुत सारा फ्रांस से हमने और मंगा लिया है। ये वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट है। अगर 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट वाज नॉट अ गुड डील फॉर अस। सोर्स कोड अगर हमें मिल जाते हैं तो उसमें अपने हथियार लगा सकते हैं। फ्रांस ने वो भी हमें शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। इंडियन आर्मी में करप्शन है? हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज्यादा करप्शन है। एक ईमानदार फौजी था, जब आग खुली तो पता चला कि वो चोरों की बस्ती में है। हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, अभी भी नहीं है। जब तक मैंने फौज छोड़ी थी तब तक हम वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे जो 2nd वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे। नरवणे साहब की भी किताब आई जिसमें 2 बातें लीक हुई जो बाहर आई। ये तो रिटायरमेंट की बात है। व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट इट व्हेन यू वर सर्विस? अब रिटायरमेंट क्योंकि आपको कुछ मिलना नहीं है अभी। मैं आपको ये अंदर की बात बताता हूँ, जब ये कि सारे आर्मी कमांडर्स एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट अग्निवीर। अभी भी आप जवानों में इतना रोष है इस चीज को लेकर। दिस वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन व्हिच वाज टेकन, इम्पोज्ड अपॉन आर्मी। करगिल की थ्योरीज जब आती थी तो बहुत सारी बातें आती थी कि उस वक्त भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। फोटोज देखें कारगिल के, हाउ मेनी जवान से वेयरिंग बुलेट प्रूफ? एक भी नहीं मिलेगा। पता कैसे बुलेट प्रूफ आते थे उस वक्त? लोहे की प्लेटें होती थी, लोहे की स्टील प्लेट्स 16-16 किलो की। आप चल नहीं पाएंगे उससे जाके। दुनिया के जब बाकी देशों में आप जाते हो तो पाकिस्तान को लोग कैसे देखते हैं? जब ये बाहर जाके अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, तो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट नाम लिखते हैं, क्योंकि पता पाकिस्तान बोलते डंडे लगेंगे इनको। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको बाहर कैसे लोग देखते? पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे। तो हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े। पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं। 2 जगह से तो मैं कंफर्म वीडियो में खुद देखे हैं। क्या भारतीय महिला फौज को फ्रंटलाइन वॉर में कभी हम देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप इमेजिन कीजिए, अगर उनमें से 5 कैप्चर हो जाती हैं और कल पाकिस्तान टीवी में दिखाया जाता है बुरी हालत में, क्या असर पड़ेगा हमारे सैनिक लड़के उनके मोरल के ऊपर? क्या देश की कभी भी आर्मी चीफ या डिफेंस ऑफ स्टाफ महिला हो सकती है? अगले 15-20 साल में से कोई संभावना नहीं है। ये कहते हैं कि जंग के मैदान में सबसे पहले सच का गला घोटा जाता है, लेकिन जब एक फौजी पत्रकार बन जाए तो आप सच को ना दबा सकते हैं ना छिपा सकते हैं। आज मेरे साथ जो शख्स है, ये वो शख्स है जिन्होंने युद्ध को हमारी आपकी तरह टीवी में सिर्फ देखा नहीं है, खबरों में सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसे जिया भी है और उसकी रिपोर्टिंग भी की है। कभी इनके हाथ में देश की सुरक्षा के लिए बंदूक थी, बीते कुछ सालों से माइक थाम रखा है, देश दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि कहां कहां युद्ध हो रहा है। करगिल को भी इन्होंने करीब से देखा और 4 सालों से टीवी में हम सबके साथ यूक्रेन युद्ध की बारीकियों को समझाया। दुनिया के 3 अलग अलग देशों ने इन्हें डिटेन किया।
कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल बहुत सारे हमारे पास है। आज चुनौती ये नहीं क्या पूछे, चुनौती ये है कि क्या छोड़े। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। टीवी स्क्रीन के उस पार से इस पार से पॉडकास्ट की कुर्सियों में सामने बैठना। नहीं, आज तक मैं आपके साथ जब आप एंकर होते थे तब आपसे बातचीत करना और अब आमने सामने बात करने में बहुत फर्क है अभी। बट क्या कमाल की चीज़ है, मतलब 4 साल हो गए उस युद्ध को। 1 साल भारत में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक युद्ध चलेगा। एंड आई एम श्योर आपकी सेवाएं बड़ी ज़्यादा ली गई हैं टीवी में। उसका अपना मज़ा था। लाइक मेरे लिए वो शुरुआत थी एक। आप देखिए कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बन जाऊंगा और ये बाय चांस हुआ है कि आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग। आई वाज अप्रोच्ड एंड देन आई सेड ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। मुझे पसंद है हर नई चीज़ को ट्राई करना एक बार। और युद्ध से संबंधित है, युद्ध को रिपोर्ट कर रहे हैं आप। मतलब फौज से निकलने के बाद दोबारा एक तरह से दोबारा फौज में री एंट्री हो गई है आपकी। और जिस तरह का युद्ध जो मैंने कारगिल देखा है, सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं जो हिंदुस्तान की आर्मी ने किए हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, नागालैंड में हो, असम में हो, मणिपुर में हो, मैंने सब में हिस्सा लिया है। नहीं तो एक सवाल जो जनता के मन में आएगा वो ये कि युद्ध के मैदान में हथियार पकड़े आप खड़े थे, ये कैमरा और माइक पकड़े कहाँ से पहुंच गए आप? बताया ना, इट्स एक्सीडेंटल। आई बिकेम एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। How? I was approached, I started reporting and people liked it and then everybody started approaching, can you do it for us, can you do it for us? आपकी पत्नी शायद यूक्रेन से है, जी, इसलिए आपको चैनल ने अप्रोच किया था। ये भी है और कुछ मेरे मित्र यूक्रेन में हैं। आप मौजूद थे शायद? उस वक्त मौजूद था और मैं किसी पर्सनल काम से गया, जैसे मैंने बोला पर्सनल काम के लिए गया था। और वहाँ क्योंकि उस वक्त मैं उपस्थित था और ये खबरें चल रही थी लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, तो उनकी अप्रोच शुरू हुई, कैन यू आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं, हमारे एक छोटी सी रिपोर्ट बना सकते हैं। इस तरह से मेरी जो ये मुझे याद है जब वो सायरन बजते थे और आप घर की खिड़कियों से दिखाते थे, जी, फिर बाहर निकल कर देखे काफिला गुजर रहा है। जी। बट यूक्रेन रूस युद्ध जब शुरू हुआ था हम सब ये मान रहे थे 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। 4 साल हो गए, अभी भी चल रहा है। भारत पर आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है उसका मुख्य आधार यही है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अगर आप खरीदेंगे तो आप पर हम फिर से सैंक्शन लगा देंगे। 4 साल ये युद्ध क्यों चल गया? रशिया कमजोर था, यूक्रेन ज्यादा मजबूत हो गया, टैक्टिक फेलियर थे। देखिए, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, खासकर हिंदुस्तान में जो लोग हैं, क्योंकि समझ बहुत लिमिटेड है, उनका मानना है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है तो उनके ये साथ यही बोलते हैं कि रूस तो फिर कहाँ की महाशक्ति है, एक छोटे से देश यूक्रेन को नहीं कर सका, वो कहाँ नेटो से और अमेरिका से लड़ेंगे। तो जो लड़ाई चल रही है ये यूक्रेन और रूस की नहीं चल रही है, ये नेटो प्लस अमेरिका, जिसका अमेरिका नेटो का हिस्सा है, और रूस की चल रही है। इट्स अ प्रॉक्सी वॉर। पूरा जो प्लानिंग है, टारगेटिंग एक्विजिशन है, टारगेटिंग है, नेविगेशन है, इंटेलिजेंस है, प्लानिंग है और यहाँ तक कि काफ़ी हद तक एग्जीक्यूशन है, वो पूरा नेटो ही कर रही है। तो ये लड़ाई एक्चुअली नेटो बनाम रूस है और बाय प्रॉक्सी लड़ी जा रही है। सब जो जाने जा रही हैं वो यूक्रेनियंस की जा रही हैं, बाकी लड़ाई नेटो वर्सेस रूस है। अब क्या नेटो का भी अस्तित्व खतरे में है? क्योंकि जो ट्रंप को मैंने ग्रीनलैंड में बयान देते देखा, फ्रांस को मैंने डिप्लॉयमेंट करते हुए देखा, जहन में ख्याल आया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो से भी पार पाना चाह रहे हैं। देखिए, इसको कई तरह से हम देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि यूरोप इस वक्त किसी भी स्थिति में नहीं है कि अपने आप ही लड़ाई लड़ सके। वो पूरी तरह से 100% अमेरिका के ऊपर निर्भर है रूस से मुकाबला करने के लिए। दूसरा इसका एक एंगल ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका में ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है कि हमें रूस की ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइनल लड़ाई है, जो अंतिम युद्ध होगा इस दुनिया में, जो सबसे बड़ा युद्ध होगा, वो चीन का और अमेरिका का होगा। और उसमें कौन चीन के साथ खड़ा है, कौन अमेरिका के साथ खड़ा है, वो बहुत महत्व रखता है। और अमेरिका की जो इन चीज़ों में सोच रही है वो बहुत दूरदर्शी रही है। उन्हें पता है कि यूरोप एक बर्डन है, यूरोप उनकी कोई खास मदद नहीं कर सकता। उनकी हालत ये है कि कुछ कंट्रीज़ में अगर उनको बोलें कि जैसे नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, जिसका ग्रीनलैंड से मसला चल रहा है, आप बोलें कि आपको फ़ौज भेजनी है, वो 100-150 से ज़्यादा आदमी भेज ही नहीं सकते हैं। तो यूरोप अपने आप में, अमेरिका की एक सोच है, दो में से एक, कि यूरोप एक बर्डन है मिलिटरीली। कल अगर जब वो विन दे विल टेक ऑन चाइना, हु विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम, रशिया और यूरोप। तो कहीं ना कहीं एक ये सोच भी चल रही है कि अगर रूस को किसी तरह से हम चीन से तोड़ लेते हैं to drive a wedge between China and Russia. This is also a school of thought which is going on in Washington. और प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें हिंट्स मिलेंगे जिसमें ये लगेगा कि वो एक तरह का हाथ बढ़ा रहे हैं रूस की तरफ, और कहीं ना कहीं एक गेम चल रहा है जिसमें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस एंगल पे आप कह रहे हैं? क्योंकि हम भी लगातार कवर कर रहे हैं रूस वर्सेस अमेरिका, हमने पूरी जिंदगी सुना,
जी। अब कहां कहां आपको हिंट लग रहे हैं कि रूस की तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप हाथ बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं आपको 2-3 उनके खुद के स्टेटमेंट्स आए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के खुद के स्टेटमेंट्स आए हैं कि सबसे बड़ी गलती जो की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये लड़ाई शुरू करके उन्होंने रूस को बिल्कुल चीन के करीब ला दिया है, जिसको अभी तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज़ दे कॉन्टिनेंटल पावर्स हैं, चाइना और रशिया, दे आर बिग कॉन्टिनेंटल पावर्स, और अगर ये इकट्ठी हो जाती हैं तो इनको हराना लगभग नामुमकिन है। और जैसे मैंने आपको बोला, इनकी लड़ाई एक दिन तो होनी ही होनी है। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, कहना मुश्किल है, लेकिन अंत में युद्ध तो होगा ही होगा, बिकॉज इट्स अ वॉर फॉर सुप्रीमेसी नाउ। अमेरिका किसी भी तरह में अपनी जो उसकी हेजेमनी है, जो उसकी सुप्रीमेसी है इस वक्त वर्ल्ड में, उसको इतनी आसानी से गिरने नहीं देगा। और उसका चैलेंजर सिर्फ एक है, चीन। तो अमेरिका का पूरा फोकस चीन के ऊपर है। और यूरोप अगर मिलिटरीली एक बर्डन साबित हो रहा है, तो फिर दूसरी पावर कौन सी है जो उसके साथ जा सकती है? हिंदुस्तान है, पर हिंदुस्तान की मिलिटरीली वो एक स्थिति नहीं है जो रूस की है। रूस इज अ सुपर पावर, और अगर रूस और चाइना इकट्ठे हैं तो अमेरिका, उसके चाहे जापान, फिलीपींस, यूरोप, इंडिया सब लग जाएं, वो इनको नहीं हरा पाएंगे। पर जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान लड़ने आए तो दुनिया ने कहा कि ये पहली बार है जब 2 न्यूक्लियर पावर लड़ रहे हैं। करगिल में शायद इस तरह से एक मोर्चे पर लड़ाई हुई थी, इस तरह से खुलकर लड़ाई नहीं हुई थी कि 2 देशों ने वॉर का ऐलान कर दिया कि अब हम तुम्हारे शहरों पर ही बम बरसाएंगे। सारी दुनिया आ गई कि नहीं बंद करो बंद करो बंद करो, अमेरिका पीस करने आ गया। इज इट रियली पॉसिबल कि आज के दौर में जब इतने न्यूक्लियरली मजबूत देश हैं, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, रशिया जैसे, वो आपस में फुल फ्लेजेड वॉर लड़ेंगे? क्योंकि वॉर अगर होती तो शायद दुनिया ही खत्म हो जाएगी फिर तो। देखिए, व्हाट यू थिंक इज द रैशनल ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स? न्यूक्लियर वेपन्स हर एक मुल्क, कईयों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है जैसे हिंदुस्तान है, कईयों की डॉक्ट्रिन्स डिफरेंट हैं, दे कैन यूज इट प्रीएम्प्टिवली ऑल्सो। अभी रूस ने भी अपनी फिलॉसफी चेंज की है, जो डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को उसमें बदलाव किया है, क्योंकि जितनी ट्रीटीज़ थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और बाकी जितनी जो न्यूक्लियर युद्ध रोक सकती थी, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान एग्जिस्टेंस में थी बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएस, वो सारी अमेरिका ने धीरे धीरे करके रद्द कर दी हैं। पहले 2002 में पहली ट्रीटी रद्द की और अभी लास्ट में 2018 में की है। तो अभी एक भी संधि ऐसी मौजूद नहीं है जो न्यूक्लियर युद्ध की जो संभावना है उसको टाल सके, जो कि पूरे कोल्ड वॉर के दौरान एग्जिस्टेंस में रही है और एक बहुत बड़ा डिटरेंस साबित हुई है। हाँ, अभी एक रिसेंटली शायद भी थ्योरी आई थी कि नए परमाणु हथियार बनाने की जो थ्योरी थी, वो डील थी कि हम नहीं बनाएंगे रशिया अमेरिका, अब वो भी खत्म हो गई और दोनों ने दोबारा उसको नहीं फॉलो किया है। बनाने की, एक्सपेरिमेंटेशन की, डिप्लॉयमेंट की सारी की सारी जो ट्रीटीज़ हैं वो सब निरस्त हो चुकी हैं इस वक्त, इसीलिए जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, देखिए जो चीज़ प्रेसिडेंट पुतिन ने बोली है, उन्होंने एक बार नहीं अपने 2-3 इंटरव्यूज़ में बोला। जब उनसे पूछा गया क्या रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा, तो उनका जवाब ये था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये हथियार ना इस्तेमाल करें, हमारे में इतनी क्षमता है कि हम नेटो को कन्वेंशनल वॉर में हरा सकते हैं। लेकिन अगर नेटो, यूरोप और अमेरिका ये सोचता है कि वी विल डिफीट रशिया स्ट्रेटेजिकली ऑन द बैटलफील्ड, वो हम होने नहीं देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी ना किसी स्टेज पर, क्योंकि देखिए रूस की जो इकोनॉमिक पावर है बहुत छोटी है, उसका जीडीपी लगभग इटली की जीडीपी के बराबर है। और अमेरिकन से मजाक में बोलते भी हैं कि रशिया इज नथिंग बट डेड इकोनॉमी, रशिया इज नथिंग बट अ गैस स्टेशन विद न्यूक्लियर वेपन्स, कि उसमें और कुछ है ही नहीं मुल्क में। तो और ये काफ़ी हद तक सच भी है, नॉट व्हाट अमेरिकन से, इस हद तक कि जो इकोनॉमिक माइट है सोवियत यूनियन की बहुत लिमिटेड है। और अभी लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर कि आप तेल मत खरीदें, चीन के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर इकॉनमी डूबने लग गई रूस की, तो इकॉनमी ही आपकी वॉर को सपोर्ट करती है, और वॉर नीड्स लॉट ऑफ मनी के बिना आप, इकोनॉमी के बिना लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। अगर वो स्टेज आती है और रूस को लगता है कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, कंबाइंड माइट ऑफ नेटो एंड अमेरिका, उस स्टेज पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वी विल गो न्यूक्लियर। जो यूक्रेन बार बार मना कर रहा है कि वो नहीं करेंगे, हम तो जानते हैं, लेकिन ये होगा। और मैं मानता हूं कि अगर वो स्टेज आती है कि चीन रूस का साथ नहीं देता, ऑन ग्राउंड वो बोलेगा हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन हम मिलिट्री नहीं उतारेंगे आपके पक्ष में। और अगर रूस को पूरे नेटो की माइट के साथ फेस करना पड़ेगा, तो रूस किसी ना स्टेज पर हारना शुरू हो जाएगा। और जब वो स्टेज आएगी, जब रूस को लगेगा कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, रशिया विल 100% गो न्यूक्लियर। इसकी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा उठ रही है पब्लिक में, अभी से उठ रही है, लेकिन ट्रंप, एक लोग मानते हैं जो उसकी प्रोजेक्शन हुई है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अमेरिका शुरू से कर रहा है कि ट्रंप इज़ अ बारबैरिक मैन, ही वांट्स टू मेक रशियन एम्पायर, वो सच नहीं है।
रूस के अंदर उनकी जो छवि है एक मॉडरेट लीडर की है, और काफ़ी हद तक ये डिमांड जो है टू गो न्यूक्लियर एंड यूज़ मोर हार्श फोर्स ऑन यूक्रेन, उसको उन्होंने अब तक रोक के रखा हुआ है। लेकिन अगर वो स्टेज आती है जब रूस हारना शुरू हो जाएगा बैटलफील्ड के ऊपर, दे विल 100% गो न्यूक्लियर। किस पर, यूक्रेन पर या अमेरिका पर? देखिए, यूक्रेन के साथ रूस का संबंध बहुत अलग है। रूस से कितनी भी लड़ाई हो गई, अब भी उनको अपना खुद का मानते हैं कि हमारे लोग हैं, इनको बरगलाया गया है। इसमें 5 से 10% वो एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिस्ट हैं, बेंडराइट्स बोलते हैं उनको, नाज़ीज़ बोलते हैं वो, जो पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है 2014 से पूरी गवर्नमेंट को। और बाकी लोग जो हैं यूक्रेन के लगभग उनके बंधक हैं, और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं इनको। और इसके अलावा आम लोग नहीं लड़ना चाहते, वो हमारे खुद के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये लड़ाई न्यूक्लियर जाती है, और अगर रूस यूक्रेन में कोई हथियार यूज़ करता है न्यूक्लियर वेपन, अगर नेटो फोर्सेस अंदर आती हैं, तो इट विल बी अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। बट इफ इट्स ऑल आउट वॉर, दे विल गो फॉर ऑल मेजर यूरोपियन कैपिटल्स, लंदन, बर्लिन, पेरिस, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग देयर। वैसे कई जगह आपको भी डिटेन किया गया था, आपने कई शहरों का नाम लिया, 3 जगह मैंने सुना कि आप डिटेन कर लिए गए रिपोर्टिंग करते वक्त। कहाँ कहाँ डिटेन हुए थे आप, और क्यों डिटेन हुए थे? देखिए, सबसे पहली बार जैसे जब आपके साथ शुरुआत की थी, आप काफ़ी बार उसमें एंकर आप ही होते थे अक्सर, मैं बूचा में था। तो बूचा में एक ब्रिज था जिसको यूक्रेन फौज ने उड़ा दिया था ताकि रूसी फौज शहर के अंदर दाखिल ना हो सके, कीव शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। ये कीव से लगभग सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। तो बाहर एक काफिला था रूसी फौज का 60 किलोमीटर लंबा, जिसके अमेरिकन ने बहुत जिक्र किया था। उस वक्त मैं नई नई रिपोर्टिंग शुरू की थी, ना मेरे पास प्रेस का वेस्ट था, ना प्रेस का हेलमेट था। तो मेरे शरीर पे कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ नहीं थी जिससे, ना कोई आईडी कार्ड था, ना आईडी कार्ड था, और ना कोई कैमरा था। मैं फ़ोन से मुझे याद है जी, वो पहले ही मना कर चुका था कि भैया तो क्या क्या करते हैं, बहुत खतरनाक इलाकों में जाते हैं, मैं इनके साथ नहीं जा सकता। तो मैं कैमरे से रिपोर्टिंग कर रहा था। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसे लगा कि मैं जबकि अपने कैमरे में जूम पे बोल रहा था, उसे लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या सामने डिप्लॉयमेंट थी यूक्रेन फौज की। तो एक फौजी आया, उसमें पैर पे मारा और नीचे गिर गया, और उसने पूरी बंदूक मेरे ऊपर तान ली। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे मेरा कैमरा ले लिया। फिर मुझे उन्होंने 2-2.5 घंटे तक डिटेंशन में रखा, पूरा कैमरा चेक किया, मेरे से बातचीत की। मैंने बताया कि भाई मैं इस तरह से हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा आपका वेस्ट हेलमेट कहाँ है? तो मैंने बोला अभी नया नया बना हूँ, पहुँचा नहीं है, अभी तक पहुँचने वाला है। ये पहला हुआ था। उसके बाद फिर मैं इज़राइल गया रिपोर्टिंग के लिए। इज़राइल में जो है जर्नलिस्ट सब तेल अवीव और जेरूसलम रिपोर्ट कर रहे थे। वहीं सायरन दिखा रहे थे, वहीं सब कुछ दिखाते हैं। और जैसा आप जानते हैं, मुझे उसमें कोई रस नहीं है। मैं जाता हूँ जहाँ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरा है, मुझे वहीं मज़ा आता है, और वहीं मैं जाके करना चाहता हूँ जो चीज़ कोई और ना कर पाए। तो मैं गया बिल्कुल लेबनान और इज़राइल के बॉर्डर पर। मेरा एक दोस्त था वहाँ पर, वो IDF में पहले नौकरी कर चुका है, वहाँ से रिटायर्ड है। उसकी कार में उसको साथ लेके गया मैं, हम दोनों गए वहाँ। और वहाँ एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के बिल्कुल जैसे पहाड़ी के टॉप पे IDF के बेस था, मिसाइल बेस, और पूरा उनका वो बंकर बने हुए थे। वहाँ से वो लगातार नीचे फायर कर रहे थे। और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे हम यहाँ पे, वहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, और वो लगातार इस IDF बेस के ऊपर। IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस। जब वो वहाँ, और मैंने जो रिकॉर्डिंग की है, मतलब मैं खड़ा हूँ और मेरा IDF का दोस्त रिकॉर्ड कर रहा है, मैं सिर्फ 100 मीटर पीछे से आप वो ट्रेसर देख सक रहे हैं, बुलेट जा रही है और मिसाइल जा रही है। तो मैं वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे ये था, सिग्नल था बहुत वीक था, पर हमने रिकॉर्डिंग की वहाँ पे। जब वहाँ से हम निकल रहे थे, क्योंकि उस इलाके में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, ना जाते थे ना जाना चाहते थे। लोगों को अपने जीवन से प्यार होता है ना सर, हमें इतना प्यार नहीं है। तो वहाँ पर मेरे को फिर IDF ने पकड़ लिया, उन्हें हमारी गाड़ी रुकवाई और उन्हें हम दोनों को डिटेन कर लिया। और हम लगभग 9 से 10 घंटे IDF की डिटेंशन में रहे हैं वहाँ पर। हज़ारों उनसे सवाल जवाब पूछे उन्होंने। मेरे 2 फ़ोन थे, दोनों फ़ोन ले लिए, उनके सब पासवर्ड वगैरह सब कुछ उन्होंने आगे फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया। मेरा जो IDF रिटायर्ड दोस्त था, कोई इजरायली है, खुद गोरा है, उसको उन्होंने दूसरे कैंप में बिठाया ताकि हम बातचीत ना कर सकें, और उसकी 8-10 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद फिर इंडियन एम्बेसी, जो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने इंडियन एम्बेसी का अप्रोच किया, उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट का अप्रोच किया। तब 8-10 घंटे के बाद वहाँ से निकल पाया। और इसके 1 साल बाद ही फिर दोबारा ये जो है लड़ाई इजराइल और ईरान की लगता है कि अभी शुरू हो चुकी थी कि अभी और हमला होने वाला है। तो आपने कहा यहाँ जिंदा बच गए, तो अब चलो वहाँ ट्राई करते हैं। मुझे ऑफर दिया, इन्होंने बोला कि जो कंपनी जिसके लिए काम कर रहा था कि आप इजराइल जाइए दोबारा। मैंने कहा यार इजराइल तो होके आ चुका, 3 महीने वहाँ रिपोर्टिंग करके आ चुका, अब मुझे कहीं और जाना है। तो मैं इस बार ईरान जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत उन्होंने वार्निंग दी, कोई हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट ईरान नहीं जा रहा है, वो अलाउ नहीं करते हैं, पकड़ लिया तो छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहा नहीं, मैं ईरान जाऊँगा और मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा कि मैं आई वॉन्ट टू गिव योर नैरेटिव टू द वर्ल्ड, लेट मी रिपोर्ट फ्रॉम योर कंट्री।
जब मैं उस टाइम यूरोप में था, तो मैंने जो बर्लिन में ईरानी एम्बेसी है उसको अप्रोच किया, क्या मुझे जर्नलिस्ट वीज़ा दे दीजिए, मैं तेहरान जा रहा हूँ। उन्होंने बोला इसको 5-6 महीने से पहले नहीं मिलेगा ये, क्योंकि हमें तेहरान से क्लियरेंस चाहिए। मैंने कहा मुझे तो इमीडिएटली निकलना है, लड़ाई होनी तो अभी होनी है, न्यूज़ आफ्टर अ मंथ इज़ ऑफ नो यूज़। तो मैंने जहाज़ पकड़ा। उस वक्त हिंदुस्तानियों को ईरान में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैंने तेहरान के लिए फ़्लाइट पकड़ी, दुबई से तेहरान। मैं तेहरान पहुंच गया। पहुंचा, जैसे मेरे से पहुंचा उससे मेरा पासपोर्ट देखा, उसमें 2-3 वीज़ा लगे हुए थे इजराइल के, और वो तो उसके जैसे रंग उड़ गया उससे एकदम से। इजराइल। मैं डर गया, मैंने कहा क्या हुआ एकदम से। वो यंग सब भागा, वो वहाँ से भाग के वो जाके अपने सुपीरियर पास गया, और तभी वहाँ पुलिस और IRGC के लोग आ गए सारे, एंड दे टुक मी टू रूम। वहाँ फिर मैं लगभग 30 घंटे तक मैं डिटेंशन में रहा। 30 घंटे। और इतने किस्म के लोग आए, कोई नॉर्मल आर्मी से आए, IRG से आए, सिंपल सादे कपड़ों में आए, कोई सवाल जवाब पूछे, कोई लिख के जवाब मांगे, कोई डराए, कोई प्यार से बात करे, कोई बोले आप हमारे लिए काम करना शुरू कर दो, बिकॉज दे आर कन्विंस्ड आई एम अ स्पाई। मैंने बोला आप मुझे क्यों स्पाई मान रहे हैं? कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट है उसका क्या काम होता है? खबर इकट्ठा करना। और स्पाई का काम क्या होता है? खबर इकट्ठा करना। तो उसमें खास फ़र्क नहीं है। और हमारा यहाँ कानून है, अगर आप इजराइल गए हैं कभी और उसके बाद आप ईरान में घुसने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम 6 महीने की सज़ा आपको मिलेगी इसके लिए। और जो मैंने उनको वहाँ भी कन्विंस कर लिया, लेकिन मुझे उस चीज़ का मतलब अब मैं पीछे देखता हूँ तो इट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस फॉर मी। लेकिन वहाँ मुझे आप मानेंगे नहीं, मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ नहीं हुई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके लिए मैं आई एम विलिंग टू कोऑपरेट विद यू, पर मुझे एक बार आप यहाँ से रिपोर्ट करने दीजिए। मैं इतना कुछ करके आया हूँ, लड़के आया हूँ कि मुझे ईरान जाना है रिपोर्ट करने के लिए, कोई हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ नहीं आ पाया है, मुझे यहाँ से आप रिपोर्ट करने दीजिए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें लगा शायद हमारे लिए स्पाइंग कर देगा ये। मैंने ईरान के अंदर, ईरान एयरपोर्ट से इंडिया टुडे के लिए और आज तक दोनों के लिए 1-2 रिपोर्ट्स की, जो वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हुई इसके बाद में। फिर वो आए, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स आए, जनरल्स आए गई IRGC के, उन्होंने जूनियर्स को डांट लगाई, कैसे आपने अलाउ कर दिया सब करना। पर जब तक तो वो ऑन एयर हो चुका था, और चलता ये चला, कोई 30-32 घंटे ड्रामा चला। धीरे धीरे उनको लगा कि भाई ये तो बात आगे चली। यहाँ कंपनी ने भी इधर बात करनी शुरू की, एम्बेसडर से बात की, ईरानी एम्बेसडर कुछ दिन पहले ही जो हमारे चैनल पे इंटरव्यू आया था। तो धीरे धीरे फिर 30 घंटे बाद उन्होंने मुझे बाइज्जत जहाज में बिठाया और वापस दुबई वापस भेज दिया। जिंदा छोड़ रहे हैं बहुत है। तो ईरान रेवोल्यूशनरी फोर्स, इजराइल में जाना, वहाँ पर मुसाद, और आप यूक्रेन में थे। इन तीनों के डिटेंशन में सबसे खतरनाक इंटीग्रेशन किसने किया आपसे? देखिए, खतरनाक तो ये है कि या सबसे ज्यादा मेंटल टॉर्चर किसने किया, कि आपको मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश किसने की? यूक्रेनियंस ने और इजरायली ने। मतलब उन्होंने मुझे बिठा कर रखा, हल्की हल्की बातचीत की कि कहाँ हो, क्यों यहाँ पे, कैसे हो, किस लिए आए हो यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मेरे कैमरे पे, मेरे फ़ोन पे और मेरा जो बैकग्राउंड है सोशल मीडिया, उन सब पे लगे हुए थे। ईरानी के पास मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से थी। उन्हें पता था कि मैं फ़ौज में कर्नल रह चुका हूँ। उनको पता था कि मैं यहाँ पे जो हिंदुस्तान में लड़ाई हैं, क्या क्या लड़ाइयाँ मैंने लड़ी हैं। उनको ये पता था कि मैं जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कहाँ से रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। उनके पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी। मुझे नहीं पता कैसे थी, लेकिन उसके वजह उन्होंने सवाल पूछे। इजराइल में एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी उन्होंने मुझसे मांगी, किससे बात हुई, किस से बात हुई, क्या क्या बात हुई, लिखित में ली, वीडियो बनाया उसका, हर चीज़ उन्हें पता करने की कोशिश की। क्योंकि जो एक लेवल ऑफ सस्पिशन है ना, और वो नॉर्मल भी है, मैं आई वॉन्ट ब्लेम ईरानियंस फॉर दैट, इट्स नॉर्मल, कि जब आप ईरान में, इजराइल में 3 महीने रह के आए हैं, आपके IDF में दोस्त हैं, वहाँ पे उन्होंने आपने रिपोर्टिंग की है, तो एक डर रहता है। और ईरानियंस खासकर जो भुगत चुके हैं कई बार, कि कहीं स्पाई तो नहीं है। हाँ, मतलब उनकी तो शायद फौज में भी शामिल करवा दिया था इसराइलियों ने जी, उनके सारे साइंटिस्ट को मार डाला है जी। मोसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क है ईरान में, और ईरान बहुत कोशिश कर रहा है किसी तरह से उसको ख़त्म करने की, और इसीलिए वो इतने ज़्यादा कॉशियस हैं। किसी ने इन तीनों में से, मतलब यूक्रेन, इजराइल और ईरान, किसी ने आपको ऑफर दिया कि डबल एजेंट बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा आर्मी बैकग्राउंड है, तुम तो हमारे लिए स्पाई बन सकते हो? ईरान ने बोला ना, बताया ना, मैं ईरान में गया तो उन्होंने जब मुझे सिर्फ इसी शर्त पे, मैंने बोला कोऑपरेट करूंगा, वो सोचे कोऑपरेट करना मतलब है कि मैं उनका एजेंट बन के इजराइल दोबारा जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ से रिपोर्ट करना दिया। मैंने बोला इतनी दूर से मुझे एक बार रिपोर्ट करने दीजिए, एंड देन आई विल कोऑपरेट विद यू। तो दे अलाउड मी टू रिपोर्ट विद द तेहरान एयरपोर्ट इन बैकग्राउंड, एवरीथिंग इनसाइड। सिर्फ लगा कि शायद मैं तैयार हो जाऊंगा। और जब आप सोए नहीं हैं 2 रात से, कुछ खाया नहीं है, लगातार आपसे क्वेश्चनिंग चल रही है, तो मेंटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो खिलाते पिलाते भी नहीं है? नहीं, लास्ट में खिलाया पिलाया,
मैंने बोला लेकिन वेजिटेरियन पहले 20-30 घंटे रोक के रखा। पहले 20-30 घंटे उनकी कोई मंशा नहीं थी रोकने की। जब उनके सीनियर ऑफिसर्स काफ़ी आए और जब इधर से एम्बेसी वगैरह से फ़ोन आने शुरू हुए, तब उन्हें लगा कि शायद ये गलत बंदा है, इसको हमें जा देना चाहिए। कहीं डर लगा? डर कभी नहीं लगा, डर लगना ही बंद हो गया है। घर परिवार में उनको जब बताऊंगा तो पता लगेगा ना, बताता ही नहीं मैं सब चीज़ें। सिर्फ एक बार जो आपको याद है, जब मैं बूचा में ही था, मेरे पास 2-3 बम फटे थे बिल्कुल नज़दीक, याद है मुझे, यूक्रेन में। तो जब वो बम फटे, वो बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन थी, मैंने एकदम कैमरा निकाल के ऑन कर दिया और मैं गिरे। वो पुराना फौजी हूँ तो बाय रिएक्शन आई वेंट डाउन द ग्राउंड, मूवमेंट आई हर्ड द नॉइज। उनके फौजी से पहले मैं ग्राउंड पे था, क्योंकि धमाका मतलब है कि यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड इफ यू वांट टू सेफ। तो इंस्टिंक्ट से चला गया। तो आंखें, माई मदर सेड दिस थिंग, तेरी आंखें फटी हुई लग रही थी, बिल्कुल फट गई थी आंखें, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डर गया है। मैंने कहा डर तो मुझे नहीं लगा। कहते नहीं, ऐसा काम दोबारा नहीं करना, क्योंकि दे कुड सी इट ऑन टीवी लाइव। अदरवाइज आई डोंट टेल एनीथिंग टू माय फैमिली कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट किसी ने कहा आपसे कि आप एक कद काठी, आपका जो स्टाइल है, बात करने का तरीका, उससे आप पत्रकार कम जासूस लग सकते हो कि आप पोस्ट रिटायरमेंट के काम किए? बहुत, मुझे ये चीज़ एक नहीं सैकड़ों लोग बोल चुके हैं, हिंदुस्तानी और फिरंगी सब, कि आप जो है आर यू स्पाई। आई से व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस, यू लुक लाइक वन। मैंने कहा ऐसा चेहरे में क्या है कि मैं स्पाई लगता हूँ, लेकिन बहुत लोग मुझे ये चीज़ बोल चुके हैं। भारतीय फौज में कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत ही शानदार अनुभव रहा। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया में कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं तो मानता हूँ जो मैंने समय गुजारा हिंदुस्तानी फौज के अंदर, ऐसा समय वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। और जब आप दुनिया भर में, क्योंकि आप 100 देशों में आप गए, आप अलग अलग दिखते हो, अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, 3 देशों की आपको एजेंसी ने डिटेन किया। भारतीय फौज क्या उसी लेवल पर है जहां विश्व की बाकी फौजें हैं, या अभी हमें कुछ कमियां हैं? देखिए, ये बहुत एक बड़ा सवाल है, इससे कई लेवल्स हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अच्छी चीज़ बोलूँगा जो हमारी फ़ौज की बिल्कुल स्टैंड आउट करती है, वो है हमारे जवान। देखिए, मैं राजपूताना राइफल्स में नौकरी की है, मेरी पेरेंट यूनिट 19 राजरिफ थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट पैरा कमांडो, बाद में जो स्पेशल फोर्सेस बनी, उसमें नौकरी की है। मैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में नौकरी की है, जहाँ हम तिब्बतन ट्रुप्स थे उनको ट्रेन करते थे, उनके ऑपरेशंस किए हैं। तो जो ट्रुप्स हैं हमारे जवान हैं, बहुत ही उम्दा दर्जे के हैं। इस तरह के जवान आपको किसी भी फ़ौज में, मैं जर्मन स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग में भी लेक्चर दे चुका हूँ, कई फ़ौजों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ रिपोर्टिंग के दौरान, अदरवाइज भी। जिस तरह के जवान हमारे, ऐसे जवान को दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। ना दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी लीडरशिप, चाहे वो ऑफिसर्स हों और फिर टेक्नोलॉजी। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है। और अगर हम ये चीज़ में थोड़ा सुधार ला सकते हैं तो इंडियन आर्मी विल बी अनबीटेबल इन द वर्ल्ड। जैसे मैं करगिल गया था 20 साल होने पर, वॉर मेमोरियल देखने और बहुत सारी घटनाओं को वहाँ पर दोबारा कवर करने। इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ भी उस वक्त मेरे साथ गए थे। अभी उत्तराखंड के वो राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी। तो जब फौजियों से मैंने इंटरेक्ट किया और हम टाइगर हिल के पास है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, ये जंग जो हमने जीती थी, ये सिर्फ हमारे जवानों के हौसले से जीती थी, वरना कमियां बहुत सारी थी उस जंग में। क्योंकि आप भी करगिल तक गए थे, ऑलमोस्ट गए थे, लड़े नहीं थे, लेकिन आप गए थे। ये 20 साल बाद वहां के एक जवान ने कहा कि बहुत सारी कमियां थी, हम सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि हमारे जवानों को एहसास था कि ये कितना कीमती, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, इसलिए जान हाथ में लेकर हम गए, लड़े भिड़े, शहीद हुए और आज देश को सुरक्षित कर दिया है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं ये सवाल कि जवानों के हौसले का जिक्र क्योंकि आपने भी किया, क्या कमियां हैं इंडियन आर्मी में? क्योंकि जवान के हौसले पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी। बाकी क्या चीजें जहां हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक फ़ौज है, जो लड़ाई लड़ती है, हर फौज लड़ाई लड़ती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अंदर आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, सब लड़ाइयाँ लड़ती हैं, अपना काम करती हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है वो है इन्फेंट्री। अगर हमारे सारे जहाज़, शिप्स, टैंक्स भी फेल हो जाएंगे तो जवान फिर भी लड़ाई लड़ेगा। इन्फेंट्री का जवान आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसे कोई सपोर्ट हो, एयरफोर्स का सपोर्ट हो, एविएशन का सपोर्ट हो, टैंक का सपोर्ट हो, तोपों का सपोर्ट हो या नहीं हो, लड़ाई लड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फेंट्री में जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। जैसे देखिए, जो चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, आप पिछले 10 साल के जितने एनकाउंटर्स हुए हैं कश्मीर में, उनको उठा के देखिए,
हर एनकाउंटर में अगर हमने 2 उग्रवादियों को मारा है तो हमारे 2 जवान भी मारे गए हैं, कई बार ज़्यादा मारे गए हैं। और ये हालत उस वक्त है जब हमने चूज़ किया है कि किस टाइम हमने अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है, कितनी संख्या के साथ अटैक करना है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करनी है, क्या हथियार यूज़ करने हैं, कब सरप्राइज यूज़ करना है, सब कुछ हमारे फेवर में है। उसके बावजूद देखिए हालात वहाँ बहुत ख़राब होते हैं, मैं देखिए खुद, मैं रहा हूँ इंसर्जेंसी में, लेकिन उसके बावजूद हमारे उतने ही सैनिक मारे जाना है, उससे ज़्यादा मारे जाना, जितना उग्रवादी मारे जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई 2 हफ्ते के लिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है 1 साल 1.5 साल के लिए, वो पूरी यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग में खामी है, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग सीरियसली नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो लोअर लेवल हो चाहे हायर लेवल हो, जो प्रायोरिटीज़ दी जा रही हैं। देखिए मैं एक और बहुत थोड़ी चीज़ होती है जिसमें 90% अफसर जो हैं फौज के, मेरे इस चीज़ को मेरे खिलाफ हो जाए इस चीज़ को सुन के, लेकिन जो एक सहायकी सिस्टम है फौज के अंदर, ऑर्डरली सिस्टम है कि आप एक जवान को नौकर कहना तो गलत होगा, एक सहायक बोलते हैं उसको, कि आपकी हर चीज़ में, लेकिन वो आपके हर चीज़ कर रहे हैं जो एक नौकर करते हैं घर में। देखिए हमारे जवान क्यों इतने सक्सेसफुल हुए ब्रिटिश इंडिया के अंदर, क्योंकि जवान के अंदर एक वो गौरव है कि मैं सैनिक हूँ। लेकिन जब उससे आप ऐसे काम करा रहे हैं जो एक सैनिक को नहीं करने चाहिए और उसको एक फौजी वो जामा पहना देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये हादसे हो रहे हैं मैं उसको भी एक तरह से उसके लिए जिम्मेदार मानूंगा। दूसरा, जहाँ आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, ये नहीं कि मैंने फौज छोड़े मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं हिंदुस्तान आर्मी के लगातार टच में रहता हूँ, जवानों से बात करता हूँ, जैसा मैंने बोला पत्रकार बन गया हूँ ना अभी, तो हर चीज़ पता करता हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो है जहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, कुछ जगह हो रही है, कुछ अच्छे कमांडेंट्स आते हैं कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर जगह सहायक बांट रखे हैं आपने। जहाँ भी उस कमांडेंट को, उनके कर्नल साहब को अगर कोई फेवर चाहिए फौज के अंदर, वहाँ एक सहायक दे देता है वो। और सहायक कौन चाहते हैं? ज़्यादातर इन्फेंट्री के जवान वही राजपूत, जाट, सिख, गुरखे जो लड़ने हुए लोग हैं, उनको अगर आप ये काम कराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग, उनका जो मोटिवेशन लेवल है और जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो सामने आएंगे। मेरे को आपकी बात सुन के एक फौजी की बात याद आई, क्योंकि एक चैनल में कई सारे फौजी हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे पता करें कि जो आतंकवादी है वो कश्मीरी है या पाकिस्तान से आया है। तो उन्होंने एक बड़ा छोटा उदाहरण दिया था मुझे कि अगर शहादत उनकी ज़्यादा होती है कि 4 आतंकवादी, आप खबर पढ़ते हैं कि 4 आतंकवादी मारे गए और कोई जवान शहीद नहीं हुआ या 1 जवान शहीद हुआ, तो समझ लेना वो कश्मीर का था, क्योंकि वो उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, नए होते हैं, सिर्फ जोश में आगे भेज दिया गया। लेकिन अगर ये उल्टा सुनाई पड़े कि 2 आतंकवादी मारे गए, 4 हमारे भी जवान शहीद हुए, तो समझ लेना वो सरहद पार से आया था, क्योंकि वो बहुत ट्रेंड होके आया था, मुश्किलों से आया था। तो मेरे जहन में हमेशा सवाल चलता था कि अगर एक आतंकवादी उतनी ट्रेनिंग ले रहा है तो हम क्या कमजोर पड़ जा रहे हैं ट्रेनिंग उस पर? और ये फौजी की बताई हुई बात है कर्नल। वही आपको बता रहा हूं कि वो जो सरहद पार से भी आया है ना, उसकी ट्रेनिंग भी कुछ हफ्तों ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ हम 9 महीने तो सेंटर में ट्रेनिंग कराते हैं। एक नए जवान जो भर्ती होता है उसकी लगातार यूनिट में ट्रेनिंग चलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, कल 10 लोग मुझे इस चीज़ के लिए गाली देंगे कि आप भी कैसे बोल सकते हो अपनी फ़ौज के बारे में। अरे हमारी फ़ौज इसलिए बोलना ज़रूरी है, अगर इस चीज़ को हम एड्रेस नहीं करेंगे और सिर्फ फ़ौज के अंदर रहने देंगे तो इसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता। एक और सवाल मेरे जहन में ऐसे आ गया, क्योंकि हिस्ट्री का जिक्र हो गया। किसी एक जवान ने मुझसे कहा कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें हमारे यहाँ करतब दिखाया जाता है सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर। एक जवान के तौर पर कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मार्च पास्ट ठीक है, आपकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि देखिए हमारी फ़ौज कितनी स्ट्रांग है और हमारी रक्षा कर सकती है, सक्षम है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ थोड़ा, आप जो लगातार मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, कोई इस पर शीर्षासन कर रहा है। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फ़ौज है और हमें सिर्फ वो चीज़ दिखानी चाहिए जो हमारे कॉम्बैट पोटेंशियल दिखाती हैं। हाँ, झलकियाँ वो अलग हैं, वो हमारी कल्चरल विरासत को दिखाती हैं, अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, वो चीज़ें दिखाएं जिससे हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखे, हमारे नागरिकों को दिखे। इस तरह की चीज़ दिखा के मजाक बनता है। मेरे जो बाहर के दोस्त हैं, मेरे बहुत मुल्कों की आर्मी ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे किसी ने इतनी क्लिप दिखाई, राज इज़ दिस इंडियन आर्मी? वो मोटरसाइकिल चला रहा है मुझे बड़ी करके और 5-6 लोग चढ़े हैं ऊपर नीचे, और वो हम नेशनल रिपब्लिक डे के अंदर वो हम अपने कर्तव्य पथ पे चला रहे हैं।
मतलब what impression are we giving to the world? I don't want to be extra critical, but we have to stop doing this circus and all. Let's show only combat power when we show it to अपने जो नागरिक हैं, अपनी सिटीजनरी है, उनका मोरल बढ़ाने के लिए और दुनिया में एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि हम क्या चीज़ हैं, हम अपनी सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करें और इन चीज़ों से बचें। इंडियन आर्मी या इंडिया की पूरी मिलिट्री फोर्स की अगर बात हम करें, क्योंकि आपने दुनिया के कई देशों को करीब से देखा है, यूएस यूक्रेन में रशिया में इन्वॉल्व हुआ, रशिया आप देख ही रहे हैं, इजराइल आप देख रहे हैं, ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स की भी आप करीब जाकर देखा। इंडियन आर्मी कहाँ स्टैंड आउट करती है इन सब के बीच में, या ओवरऑल इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री कहाँ स्टैंड करती है टैक्टिक्स के मामले में, वेपन्स के मामले में? मैं जवानों के मोरल के अलावा सारी बातें कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ आपको बताई इससे कारण जवानों का मोरल डाउन है। हमारे जवान जब जरूरत पड़ती है, मैं जवानों के मोरल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पता है वो बहुत हाई है। हाँ, वो चाहे कुछ भी इतना सब के बावजूद भी जब जरूरत पड़ेगी तो जवान आपको खड़ा दिखेगा अपना और काम पूरी मुस्तैदी से करेगा। जहां तक नंबरिंग का सवाल है कि हम किस नंबर पे आते हैं, देखिए हमारी बहुत बड़ी फौज है, मोर देन 1.1 मिलियन स्टैंडिंग आर्मी, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज है। तो साइज में हम बहुत बड़े हैं। एंड दिस इज अ कोट फ्रॉम अमेरिकन जर्नल जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक, इसे इंडियन आर्मी इज अ क्रम्बलिंग एडिफाइस, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मान लिया हमारी खामियां हैं, हर मुल्क में खामियां होती हैं, नथिंग कैन बी परफेक्ट। हमें खामियां बताना ज़रूरी है ताकि उस पर एक्शन हो सके, उसको बदला जा सके, सुधार लाया जा सके। खामियां डालने का पर्पज़ ये है, अपनी आर्मी को डिनिग्रेट करना है उसका पर्पज़ नहीं है। लेकिन हमारे अंदर खूबियां भी हैं, जहां हमने कुछ हो सकता है लीडरशिप कहीं इतना लेवल इतने ऊंचे दर्जे का ना रहा हो, लेकिन हमें वी हैव प्रोड्यूस्ड वेरी ग्रेट लीडर्स ऑल्सो इन द इंडियन आर्मी, एंड वेयर पीपल हैव गॉन डिस्पाइट ऑफ। हाजीवीर पास हमने कब्जे में लिया था, वो वन पैरा के हमारे जो इसमें मेरी जो यूनिट है पुरानी, वन पैरा इट वॉज इन्वॉल्व इन दिस, जो बाद में हमने वापस पाकिस्तान को दे दिया, जिसको मैं अभी देख के आया हूँ पिछले 2 हफ्ते पहले। आई वॉज ऑन LOC एंड आई सॉ हाजीवीर पास, कितना मुश्किल है उसको कब्जा करना। तो हमारा जो ओवरऑल आप मोराल देखें, जज्बा देखें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखें, हमारी टेक्निकल पावर देखें, हमारा फायर पावर इंडेक्स देखें, मैं मानता हूं कि हम दुनिया की बेहतरीन आर्मीज़ में एक हैं। नंबर लगाना बड़ा मुश्किल हुआ कि हम 4थे नंबर की हैं, 5वें नंबर की हैं, पर हम दुनिया की बेहतरीन आर्मी से एक हैं। और पर अभी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं दुनिया में, हमें उस पर थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो मॉडर्न आर्मीज दुनिया की उनको मैच कर सकें। अभी जैसे इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, राफेल को लेकर खास तौर पर बात चल रही है कि बहुत सारा फ्रांस से हमने और मंगा लिया है, रूस से हम समझौता कर रहे हैं, अमेरिका से हमारी डील चल रही है। ये वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट हैं जो हम अब लेते जा रहे हैं, नई बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप ओप सिंदूर लें तो S-400 जो है, जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है रूस से, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अगर कोई भी पाकिस्तानी जहाज़ या मिसाइल्स अपना कोई जो टारगेट है जो नुकसान है यहाँ नहीं पहुँचा पाया, S-400 को उसका बहुत बड़ा श्रेय उसको जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड डील, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव S-500 ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी गुड डील। एज फार एज रफाल इज़ कंसर्न, आई एम नॉट इन फुल एग्रीमेंट विद दैट, बिकॉज आई हैव सीन नाउ अराउंड द वर्ल्ड कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नाउ इज़ द एज ऑफ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स। मैन्ड प्लेटफॉर्म कुछ रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। और हवाई जहाज़ में भी अब जितने हैं जो बड़ी आर्मीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजी के एडवांस मुल्क हैं, सारे के सारे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स पे पूरा जोर है उनका। इवन कंट्रीज़ लाइक टर्की, दे हैव रिसेंटली यूज्ड अ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टू शूट डाउन अ 4th जनरेशन मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो उस लेवल तक डेवलपमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में। उस स्टेज पे आके जब हमें इतना सारा टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हो रही है, तो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि 1989 से बनना शुरू हो गया था और जो सर्विस में है, तो और ये अगले 10 साल तक हमें मिलता रहेगा। तो सोचें, अगर 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल पुराना, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट अ गुड डील फॉर अस। राफेल का सौदा घाटे का सौदा है भविष्य के। अगर कुछ ऐसे क्लॉज हैं इसमें जो आम पब्लिक को नहीं पता, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता। शायद हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी डील की हो जो आम डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में लोगों को नहीं पता है, जिससे हमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन जो सोर्स कोड है जहाज के, वो हमसे वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एडवांटेज मिली है। सोर्स कोड अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उसमें अपने हथियार लगा सकते हैं जो हमने हिंदुस्तान में इंडिजिनसली बनाए हैं। फ्रांस ने वो भी हमें शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। अगर हमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहे हैं उनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो 2036 तक हमें मिलेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इंडियन आर्मी में करप्शन है?
देखिए, अब आप मुझे मरवाएंगे बोल के कि मैं हाँ बोलूंगा तो मुझे इतने मेरे फौज के अंदर मेरे यार दोस्त हैं सब, मैं वहीं नहीं, से but- पला बड़ा हूँ, काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ के लिए वो करेंगे, लेकिन हाँ फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज़्यादा करप्शन है। किस लेवल पे, कैसे करप्शन, लेवल मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उसे किस तरह करप्शन? मैं कार रिलीज करता था। मैंने जो रेड डी हिमालय कार रैली होती है उसमें 2006 में मैं रनर्स अप भी था एक्सट्रीम कैटेगरी में। वो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर ना, तब मुझे जो ईएमई के ऑफिसर होते हैं, जो फौज में एक महकमा है जो रिपेयर करता भी गाड़ियों को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, बाहर से चीज लेता है, तो वो एक बंदा कहता है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है जो ग्रीस सप्लाई करता है फौज को, ग्रीस कहता है हम ये सारी जो बिल्कुल थर्ड के नकली ग्रीस दे रहे हैं, मुझे तो हैरानी है कि फौजी गाड़ी से वो चल कैसे रही हैं, और वो जो प्रोक्योर कर रहे हैं पता है क्या आ रहा है। तो है करप्शन, है सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सप्लाई को सर्विसेज हो या ईएमई हो, इनमें है। और हम काफ़ी जब से हमने फौज ज्वाइन की थी, यंगस्टर थे, जब लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, तब से सुनते आ रहे हैं उनमें, लेकिन पिन पॉइंट करना किस लेवल पे है क्या मुश्किल है। ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि जो भी फौजी जा रहा है, फौज वो जगह है जहां पर एक इंसान परिवार भूलकर शहादत देने को तैयार है। फौज वो जगह है जहां घर परिवार सब छूट जाता है, सिर्फ देश का हित आगे रहता है। तो जहां पर इतना डेडिकेशन लेवल हो कि आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है भारत माता के झंडे के आगे, वहां पर फिर ये करप्शन कैसे इतने सालों से पला बढ़ा है? क्योंकि हर दूसरी फिल्म में दिखाया जाता है, हम फिल्मों के जरिए भी देखते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं। मेरे पास वीके सिंह साहब भी आए थे, उनसे भी मैंने समझने की कोशिश की थी, और राजीव गांधी जी के ज़माने से लेकर अब तक हर बार ऑपोजिशन जो है वो आरोप लगाता है कि ये जो डील हुई इसमें इतना पैसा खाया गया, इतना पैसा इधर गया। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, दो चीज़ बताऊंगा आपको मैं। पहली चीज़, बोले हर कोई डेडिकेटेड है। फौज में जब भर्ती होते हैं ना, अफसर हैं, जवान हैं, आपको बोला था आप चूज़ करें आप किस महकमे में जाना चाहते हैं फौज के अंदर। फौज में लड़ाई के महकमे हैं, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, जो जाके फ्रंट पे लड़ते हैं दुश्मन के आमने सामने। फिर कुछ महकमे जो पीछे रहते हैं, आपको दाल चावल सप्लाई करना, आपको राशन सप्लाई करना, आपको हथियार सप्लाई करना, कपड़े सप्लाई करना, आपकी गाड़ी रिपेयर करना। ये लोग फेस टू फेस कभी नहीं आते लड़ाई में। हाँ, मुश्किल कंडीशन में पहुंच सकते हैं, इनको बमबारी हो सकती है, खतरा इनको भी रहता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में कभी इनका मतलब वो नहीं होता। बहुत से लोग हैं जाके सीधा यही ऑप्ट करते हैं कि हमें सप्लाई कोर में जाना है, हमें ऑर्डिनेंस में जाना है, हमें एम में जाना है। वो कभी ऑप्ट ही नहीं करते, डरते हैं किस तरह हमारा इन्फेंट्री में ना आ जाए। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि हम कहीं दूध के धुले हैं, कि ऐसे हैं कि हर कोई आता है कि मैं लड़के देश के लिए शहीद होने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के तौर पर आते हैं। दूसरा जो आपने बोला कि बड़ी बड़ी डील हमने करप्शन सुना है, हम छोटी डील क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे देश की फौज की रीढ़ की हड्डी वो है इन्फेंट्री। जब तक दुश्मन की ज़मीन इन्फेंट्री जवान के बूट के नीचे नहीं होगी, जीत पक्की नहीं होती है। चाहे आप कितने बम गिरा लें जहाज़ों से, कितने आपके शिप्स जहाज जो है समुद्र में बमबारी करते रहें, पूरा पाकिस्तान तबाह कर दें, चीन तबाह कर दें, जब तक इन्फेंट्री सोल्जर वहाँ पहुँच के ज़मीन अपने बूट के नीचे नहीं रखेगा, जीत पूरी नहीं हुई है। और जैसे आपको बोला ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे ना, सारी जहाज़, शिप्स, तोप, इन्फेंट्री जवान तब भी लड़ेगा और आखिर तक लड़ता रहेगा। लेकिन अब तक, और मैंने फौज 8-9 साल पहले छोड़ी है, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो भी 20-25 साल जो मैंने नौकरी की है, हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था। अभी भी नहीं। अभी मैं जाऊँ देखता हूँ, आप किसी भी ग्रेड 1 आर्मी को देखेंगे ना, फर्स्ट आर्मी, दे विल ऑल हैव नी पैड्स, दे विल ऑल हैव गॉगल्स, दे विल ऑल हैव क्वालिटी हेलमेट्स, दे विल ऑल हैव केवलार वेस्ट्स। हमारे पास वो अब भी नहीं है। और ये चीज़ें जितना आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे खर्च कर रहे हैं ना पैसा, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट पे जितना जो $1 बिलियन आप लगा रहे हैं, उसमें आप पूरी इन्फेंट्री को अच्छी से इक्विप कर सकते हैं। लेकिन इतने सालों में, अब जब तक मैंने फौज छोड़ी थी तब तक हम वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे। हमारी हथियार थे, जो राइफल एक पर्सन है जिससे जवान ने लड़ना है, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बराबर की राइफल थी। इट वॉज नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड आर्मीज राइफल। नन ऑफ देम हैड अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। अभी भी नहीं है 80% फौज के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, जो हर आर्मी में होता है। नी पैड्स वगैरह तो भूल ही जाइए, ये तो मतलब बात ही नहीं, कोई जिक्र नहीं है। गॉगल्स ने छोड़ दिए इनको कि दिखावे के लिए है। तो आपका जो बेसिक जवान है जिसने लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है, उसको आप ढंग से इक्विप नहीं कर पाए। और फिर आप बातें सारी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रफाल्स और ये डील्स वो डील्स, अब क्यों ये सब बातें होती हैं और क्यों ये लोअर लेवल की जो हमारे जनरल्स बनते हैं, क्यों आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि इन जवानों को हमें बेसिक इक्विपमेंट दिलाना है? नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों नहीं दिला पा रहे? कैप्टन नहीं बोल सकता, ये मेजर नहीं बोल सकता, ये जनरल्स को बोलना है ना। क्यों नहीं बोले वो आज तक?
बट जो जनरल ऊपर तक गया है, हाँ, क्या वो इतना डिस्कनेक्टेड है नीचे वालों से, देखिए डिस्कनेक्टेड एक चीज या है। वहां पर भी नंबर गेम है कि आप ऊपर जाएंगे अगर आप फेवरेट हैं नहीं हैं? देखिए अगर आप अब बोलेंगे कि भाई आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए और जनरल हम चूज करेंगे, आर्मी कमांडर हम चूज करेंगे, तो फिर नंबर गेम तो आएगा, उसमें क्वालिटी डिटीरिएट होगी। और जहां तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जहां तक इनका इंटरफेरेंस है, मुझे लगता है इनकी कहीं ना कहीं एक, और ये इस गवर्नमेंट का नहीं है, हर गवर्नमेंट से कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई भी हिंदुस्तान में ये चीज़ पसंद नहीं करता कि एक जनरल खड़ा के बोले सर हमें ये चाहिए और हमारी ज़रूरत है और ये होना चाहिए। वो चाहते हैं जो हमने बोल दिया एक बार, जनरल की बात सुन ली, हमने बोला ठीक है हम करेंगे, दोबारा हमारे सामने खड़ा होकर बोल ना सके। रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट तो करते ही हैं कि उसके बाद जो हमने बोल दिया चुपचाप उसे मान लें। हम अभी तक हम जो है जनरल मानेकशॉ की किताबें पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे जनरल सुंदर जी की बातें करते हैं, उसके बाद हमने किसी जनरल नाम सुना ही जो खड़ा उसके गवर्नमेंट सामने कि ये हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है और हमें चाहिए, ये नहीं सुना हमने नाम ना। और अगर यही हालत है कि 5 का पैनल दीजिए हम एक चूज करेंगे तो शायद सुनेंगे भी नहीं। नरवणे साहब की भी किताब आई जिसको लेकर काफी वो रिटायरमेंट के बाद आई, जिसपे बैन भी अभी लगा हुआ है, बैन कहें क्या होल्ड कर दिया गया है, रिलीज नहीं की गई। उसमें 2 बातें लीक हुई जो बाहर आई। उसमें एक बात अग्निवीर को लेकर थी कि फौज तैयार नहीं थी, बट एज अ जर्नलिस्ट जो मैंने कवर किया या आपने भी सुना होगा उस दौर में, क्योंकि उसी दौर की खबरें जी, उसमें कहा गया था कि आर्मी का पुराना ड्राफ्ट है जिसको बाद में एग्जीक्यूट किया गया और ये आर्मी का ही प्रपोजल था, हमने एग्जीक्यूट किया। और दूसरा जो लड़ाई हुई चाइना से, उसमें कहा गया कि जब पूछा गया नरवणे साहब की तरफ से क्या किया जाए, तो कहा गया जो आप सोच ले। उन्होंने कहा यह जिम्मेदारी से बचने का तरीका था। रिटायरमेंट की बात किताब है, किताब पब्लिश नहीं हुई है, बट इन दोनों घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी जनरल ने ऐसे बातें लिख दी, आमतौर पर तो ये बातें आती ही नहीं थी। जनरल खत्म हो गया ना, अभी तो जनरल तो बन गया ना वो, ये तो रिटायरमेंट की बात है। व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट इट व्हेन यू वर सर्विस? If you are a commander of the Indian Army, 1.1 million strong army, why didn't talk about it when you were in service? क्योंकि आपको कुछ मिलना नहीं है अभी, आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की इसके बारे में? दूसरी बात, मैं आपको ये अंदर की बात बताता हूं, जब ये आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे आर्मी कमांडर्स आते हैं, चीफ आता है। मुझे खुद जिसने बताया, जो उसमें उपस्थित था, उसकी बताई बात बता रहा हूं कि सारे आर्मी कमांडर्स, एवरीबडी वाज अगेंस्ट अग्निवीर, ऑल आर्मी कमांडर्स वर अगेंस्ट दिस, and then they were told by chief that these are the orders from prime minister and we have to implement this and let's agree to this, and then everybody agreed। अगर ये जनरल्स वहां तक पहुंचे हैं तो उन्होंने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया उसको? क्यों नहीं बोला कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं? क्यों नहीं लिख के दिया हम खिलाफ हैं इस चीज के? रिटायरमेंट के बाद बोल रहे हैं हम, क्या फर्क पड़ता है उसका? उस टाइम क्यों नहीं बोला नरवणे साहब ने कि हम इसके खिलाफ हैं? बट ये थ्योरीज आती है कि 45 साल से डिमांड इसकी थी, मांगा किसी ने नहीं, हम भी रहे हैं ना, हम तो जवानों के साथ रहे हैं कि इस अभी भी आप जवानों में इतना रोष है इस चीज को लेकर। कोई यार, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको पता है अब कुछ साल के बाद हमारा क्या होने वाला, कुछ पता ही नहीं है। अभी भी रोष है, और ना इसकी कोई आर्मी की तरफ से डिमांड थी। दिस वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन व्हिच वाज टेकन, इम्पोज्ड अपॉन आर्मी, एंड नन ऑफ आवर जनरल्स स्पोक अगेंस्ट इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सो बिटर अबाउट जनरल्स इन दैट केस। जनरल वीके सिंह तो उसका हिस्सा थे, वो उसकी पॉजिटिव बातें बता रहे थे। वो मिनिस्टर थे भाई, हिंदुस्तानी तो है ना हम लोग। तो वो भूल गए कि वो फौज, अरे हम हिंदुस्तानी है ना जी, तो हमारा क्या है, पहले अपना देखना ना, मेरा घर भर जाए, देश की बाद में देखेंगे। मिनिस्टर थे वो, क्यों नहीं बोले? वो नरवणे साहब चीफ थे, क्यों नहीं बोले? अब बोले क्या फायदा है? क्योंकि इन्हीं लोगों को सामने रखकर ही ये जनता, गवर्नर है वीके साहब अभी, हाँ, मतलब सरकार बीजेपी के मेंबर रहे, सब कुछ, हाँ, तो बोलना चाहिए था उस वक्त। तो ये अग्निवीर से भारतीय फौज को फायदा नहीं है। देखिए, मैं इस एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, फायदा है नहीं है, लेकिन जनरली इसका विरोध था जवानों लेवल पे भी और टॉप लेवल पे भी। उसके बाद भी हमारे ऊपर इंपोज हुई है चीज। ओके, फायदेमंद है या नहीं है वो एनालिसिस अलग है। बट फौज में इसको लेकर रोष था, ये आप कह रहे हो? अभी भी है, अभी भी इसको लेकर रोष जी। मतलब ये काफी पेनफुल चीज है जो आप ये कर रहे हैं। करगिल में भी इस पे लास्ट सवाल पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि करगिल की थ्योरीज जब आती थी तो बहुत सारी बातें आती थी कि उस वक्त भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, सही से इक्विपमेंट नहीं थे, जो इक्विपमेंट चाहिए होते थे उस तरह की फौज को युद्ध लड़ने के लिए। इज इट ट्रू? आपने देखे वीडियोस देखे हैं ना, फोटोज देखे हैं कारगिल के? हाउ मेनी जवान्स आर वेयरिंग बुलेट प्रूफ? फोटो देखी जाके वापस, एक भी नहीं मिलेगा आपको। पता कैसे बुलेट प्रूफ आते थे उस वक्त? वो भी किसी किसी को मिलते थे, लोहे की प्लेटें होती थी, लोहे की स्टील प्लेट्स 16-16 किलो की। आप चल नहीं पाएंगे उससे जाके, क्या आप वो? और देख, उस टाइम नई कॉन्सेप्ट शुरू हुई थी क्लिफ असॉल्ट, कि आपको पूरी क्लिफ, मतलब जो
80-90 डिग्री के बिल्कुल एंगल पे खड़े होता पहाड़, उसके ऊपर चढ़ के आपको असॉल्ट करना है, उसके साथ तो सवाल नहीं उठता। केवलार आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हल्की हैं, आप वो तो कम से कम उन जवानों को दे सकते थे जो उस क्लिफ असॉल्ट के जा रहे हैं, उनके पास भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो फिर ये कौन लोग हैं फौज से जो आकर टीवी पर कहते हैं कि अब हाईली इक्विप्ड हो गए हैं हम, सब बेहतर हो गया है, अब बहुत खर्चा हो रहा है, अब आर्मी को प्रायोरिटी है, आर्मी अपने फैसले खुद लेती है? ये सारे बयान आम जनता सुनती है। ये सच है, ये सच है। आर्मी को काफ़ी इंडिपेंडेंस मिली है इस गवर्नमेंट में आने के बाद, और काफ़ी हद तक जो आर्मी कमांडर्स हैं उनकी खरीदने की जो क्षमता है, उनको पैसे दिए गए हैं कि आप खुद खरीद सकते हैं, लेकिन लिमिटेड चॉइस है। जैसे ड्रोन का एग्जांपल देता हूँ, बटालियन लेवल पे अभी वो ड्रोन्स खरीद सकते हैं क्योंकि ज़रूरत है, लेकिन वेंडर्स का लिस्ट ऊपर से आता है कि भाई ये है आपको भारत जो हमारा खुद में बनाना है, मेड इन इंडिया ही आपको लेना है, उनमें क्वालिटी नहीं है। वो सब भी चोरी करते हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं, चाइनीज़ पार्ट लाते हैं, उन पर स्टैम्प मारते हैं चिप्स के ऊपर, मेड इन वियतनाम, मेड इन सिंगापुर, ऑल चाइनीज़ सैम्पल करके यहाँ हमें 4 गुना प्राइस से बेच रहे हैं। वो हर कोई ये कर रहा है, हर कोई यही कर रहा है अभी, चाहे वो बाहर का हो चाहे अंदर का हो। इतना आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लिमिटेड कर देंगे तो यही होगा उसका हश्र, यही होगा फिर आखिर में। लेकिन हाँ, ये चीज़ को मैं कबूल करता हूँ और मानता हूँ कि काफ़ी हद तक कमांडर्स हैं जो हमारे सीनियर आर्मी कमांडर्स हैं, उनको काफ़ी हद तक इस नई गवर्नमेंट ने एक छूट दी है, काफ़ी फ्रीडम दी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन कि आप डिसाइड करें क्या ठीक है क्या नहीं, उस हिसाब से करें। नए इक्विपमेंट आए हैं, बिल्कुल ये बोलना है कुछ नहीं गलत होगा, बहुत सा नया इक्विपमेंट आया है और इम्प्रूवमेंट लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ होना है। और फिर मैं चीज़ दोहराता हूँ, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारा बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है इन्फेंट्री सोल्जर, वहाँ से शुरू होनी चाहिए, देन इट शुड गो टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड रफाल्स। पहली शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, जहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच नीड्स टू बी डन। ठीक है, अब एक बार हम ग्लोबल लेवल से थोड़ा इंडिया जोड़े कर कुछ सवाल मैंने रखे थे। CIA जो है वो दुनिया भर में सत्ता पलटने के लिए मशहूर है, रूस की एजेंसी दुश्मनों को जहर दे देती है, और मोसाद अलग लेवल पे खेल खेलती है। रॉ जो आज चल रही है, क्या सीखना चाहिए, क्या इन तीनों एजेंसियों से हम ले सकते हैं? देखिए, मोसाद इज क्लास अपार्ट। मोसाद अपनी प्लानिंग बहुत पहले शुरू करती है। CIA से बेहतर मोसाद? मोसाद हैज नो कंपेटिटर। आप देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ, एक आपको चीज़ अच्छी समझ में आएगी। जो पीछे एक पेजेस थे हिजबुल्लाह कमांडर के पास में, बिकॉज दे डिडंट, वो फोन यूज़ नहीं करते थे, उनकी लोकेशन पता लग जाएगी, पेजेस यूज़ करने शुरू किए। अब देखिए, जिस स्टेज से मैन्युफैक्चर हुए हैं, जहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ है, तब से मोसाद ने उस पर नज़र रखी हुई है। कहाँ से ऑर्डर प्लेस होगा, कहाँ वो बनाए जाएंगे, कहाँ उनके अंदर एक्सप्लोजिव डाला जाएगा, कब उनको हिजबुल्लाह सप्लाई होगा, इतने साल से प्लानिंग चल रही है। एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, समथिंग विच वॉज पुल्ड ऑफ बाय अ इंटेलिजेंस एजेंसी एवर इन द वर्ल्ड। ऐसी ना कभी घटना हुई है, ना शायद दोबारा होगी। एक स्ट्राइक में उन्होंने जो है 50% हिजबुल्लाह कमांडर्स, जो टॉप कमांडर्स हैं, उनको इनकैपेसिटेट कर दिया। और ये प्लानिंग कितने साल से चल रही है, कितनी माइंड प्लानिंग हुई है, ये और कोई इंटेलिजेंस सोच भी नहीं सकती, इंक्लूडिंग CIA के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। दे स्पेशलाइज इन कलर रेवोल्यूशंस लाइक मैदान इन यूक्रेन 2014 एंड अराउंड द वर्ल्ड, लाइक व्हाट दे डिड इन बांग्लादेश। दे स्पेशलाइज इन दिस CIA, क्योंकि पैसा बहुत है। आप पैसा फेंको, जो व्हाट दे डिड इन वेनेजुएला, पैसा फेंको, किसी को खरीदो, बोला तेरी फैमिली को वहाँ भेज दूंगा मैं अमेरिका, तेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यू विल गेट अमेरिकन पासपोर्ट, तुझे ये करना है। और जो गरीब मुल्क हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, आपने बोला कि भाई तेरे को हम अमेरिकन पासपोर्ट देंगे, तेरी पूरी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है, तेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे और तो इतना पैसा मिलता रहेगा। आपको लगता है कितने लोग तैयार हो जाएंगे, काम कुछ भी काम करने तैयार हो जाए इसके लिए? ये पूरी दुनिया में ये हालत है सर, गरीब मुल्कों में। और CIA के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा फेंकते हैं, काम करवाते हैं। मोसाद प्रोफेशन है, डेडिकेटेशन है, वो अलग है। दूसरी बड़ी एजेंसी है MI6 ब्रिटेन की, वो कुछ CIA का ही एक कुछ हद तक वो है, उसे आप मोसाद और CIA के बीच की एजेंसी लगा लीजिए, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है अपना नैरेटिव सेट करने के अंदर। रशियंस की KGB वॉज अ डिफरेंट लेवल, बट जो अभी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है और जिनके डिप्टी जो लीडर हैं, उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है, अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं वो, उससे काफ़ी जो बातचीत पे फ़र्क पड़ा है। अभी रशिया यूक्रेन की 2 दिन पहले उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है। अब उनका वो लेवल नहीं रहा है इतना, पैसों की वजह से। पैसे कमी है, रिसोर्स की कमी है, रीच की कमी है। बट ये मोसाद इतनी बड़ी कैसे हो गई? छोटा सा देश। डेडिकेशन। आप इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पैसे फेंक के और पासपोर्ट दिखा के नहीं खरीद सकते, जो कि 90% मुल्कों में ऐसा हो सकता है, वहाँ नहीं हो सकता। मतलब आप ये कह रहे हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट देश के प्रति इजरायली है? उदाहरण देता हूँ आपको ये चीज़ समझाने के लिए। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेनियन मर्द जो हैं बाहर भागने की कोशिश करते,
उस टाइम गोइंग रेट था $3,000 पर मैन कि आप बॉर्डर गार्ड को 3,000 की ब्राइब दीजिए डॉलर्स की और आपको बाहर निकलने देंगे, वो देश छोड़ के भाग रहे कहीं लड़ना ना पड़ जाए। जब 7 अक्टूबर हुआ, मैं 9 अक्टूबर पहुंचा हूं तेल अवीव में, हर पूरी दुनिया से फ्लाइट्स इजराइल के अंदर जा रही थी लड़ने के लिए कि हम वापस लड़ेंगे जाके। ये फ़र्क है इजराइल में और बाकी मुल्कों में दुनिया के, इसीलिए वो गल्फ कंट्री डेडिकेशन वो है। अब देखिए कितने हैं, 80 लाख लोग, चारों तरफ उनसे 10 गुना बड़े बड़े मुल्क हैं, 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब मिलकर वो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं 1948 से, और सबको उन्होंने हर बार हराया है। कैसे ऐसा हो सकता है? 80 लाख लोग, 8 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, जो उनसे इनके रिसोर्सेज हैं, चाहे से घेर रखा आपको, और जिन्होंने अचानक आपके ऊपर हमला किया है, आपने फिर भी उन सबको परास्त कर दिया। ऐसा कैसे संभव है? तो वो जो इजरायली कौम है ना, जो डेडिकेशन है, जो मुल्क के लिए एक वफादारी है, प्यार है, एक डेडिकेशन है कि मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जज्बा आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा। बट क्या अब जासूसों की कमी, मतलब जासूसों की ज़रूरत ख़त्म हो रही है? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, जैसे हमने ईरान में देखा कि कई जगहों पर अटैक करवा दिया गया, ड्रोन उड़ा दिया गया, इराक में गए थे साइंटिस्ट को उड़ा दिया गया। क्या अब जासूसों की ज़रूरत टेक्नोलॉजी की वजह से भविष्य में कम हो जाएगी? देखिए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, आप डिफरेंट आपके जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एंड देन समथिंग कॉल्ड ह्यूमन इंट। ह्यूमन इंट इज़ ऑलवेज क्रिटिकल। आपको जब आप इंटेलिजेंस मिलती है, आपको इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसको सिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। आपका 2000 पेज आ गए, उनमें इंटेलिजेंस 2 पेज की है, वो 2 पेज निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हर चीज़ कोऑर्डिनेट की जाती है, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, या सैटेलाइट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड दिस ह्यूमन इंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ह्यूमन इंट कभी भी इररिलेवेंट नहीं होगी दुनिया के अंदर, और ह्यूमन इंट सिर्फ आपके खुद के जो लोग हैं, जो आपके स्पाइस, आपके एजेंट्स में उपस्थित हैं, सिर्फ आपको वो ह्यूमन प्रोवाइड कर सकते हैं और कहीं से नहीं आ सकती वो। नहीं, बट ये टेक्नोलॉजी इसलिए पूछा मैंने, जैसे वेनेजुएला को लेकर एक खबर आई थी कि अमेरिका ने साइबर अटैक कर दिया, सारा कोऑर्डिनेशन जो था वो ख़त्म कर दिया। ईरान को लेकर भी यही था कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान में जब उनके परमाणु हथियारों को निरस्त करने की कोशिश की थी, तो सारे उनकी टेक्नोलॉजी गायब करी थी, फेड आउट हो गया था। क्या यही अगला वॉर है कि जिसके हाथ में कंट्रोल है, मशीन है, वही दुनिया जीत रहा है? देखिए, मशीन, वेनेजुएला भी मजबूत देश है, अच्छी खासी उनकी आर्मी है, नॉट लाइक ईरान। ईरान इज मच मोर बिगर एंड मच मोर पावरफुल। देखिए, अभी जैसे मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं जानता, आई थिंक वेनेजुएला इज समथिंग अबाउट 8 मिलियन पीपल, एंड ईरान इज आई थिंक ऑलमोस्ट 86 मिलियन पीपल, एंड ईरान इज़ अ वेरी ओल्ड एंड प्राउड कंट्री। इसका हमारे जितना पुराना उनका एक सिविलाइजेशन रहा है, और जो इवन मिलिट्री पावर है ईरान की, और अभी तो सपोर्ट आ रहा है लगातार, अभी खबरें आ रही हैं काफ़ी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं वहाँ, सब कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा इंपॉर्टेंट थी। जब बाबर आया, बाबर क्यों इतनी छोटी सेना के साथ हमारे से जीत के यहाँ हिंदुस्तानी जो यहाँ के जो हेमू था उससे किसने जीत गया? गोला बारूद की हमारे पास तो आर्टिलरी नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी ना। तो टेक्नोलॉजी आज भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स, रोबोटिक्स, AI, इसने सब कुछ बदल दिया है। और जो कंट्री इन फील्ड्स में ज़्यादा महारत हासिल करेगी, उसको हमेशा एज रहेगी। ह्यूमन जो है एलिमेंट है वॉरफेयर में, स्पाइंग में, कम हो गया, ख़त्म कभी भी नहीं होगा। इट विल स्टिल बी द मैन बिहाइंड द मशीन हु विल ऑलवेज मैटर, बट मशीन हैज़ बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट। और उनका स्कोप जो है वॉरफेयर में, जो चीज़ें वो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, और उसको हमें भी कैचअप करने की जरूरत है। जैसे एक ड्रोन है, लाख रुपए का ड्रोन आया, वो करोड़ों के टैंक को जाके उड़ा दे रहा है। तो फिर जो पुराना वॉरफेयर सिस्टम था, जहाँ करोड़ों का आप टैंक लेते थे या आप एयरक्राफ्ट लेते थे, उनकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये हुआ क्या, ये काम से शुरू हुआ? ये जो एक आपने 2 मुल्क सुने होंगे, आर्मीनिया और अजरबैजान, में वहाँ भी था। मैं खुद ज़मीन पे जाकर देख के आया हूँ। आजकल तो हिंदुस्तान खाली वॉर ही कवर करता है। नागोर्नो काराबाख में, हाँ, वहाँ बराबर की फौजें हैं, दोनों की लगभग संख्या बराबर है, टैंक्स की संख्या बराबर है, एयर डिफेंस बराबर है, हथियार बराबर है, मोटिवेशन बराबर है। और 48 घंटे के अंदर अंदर आर्मीनिया सरेंडर कर देता है कि हमें लड़ाई रुकनी है, हम हाथ खड़े करते हैं। क्योंकि ड्रोन्स फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेवल पे बैटलफील्ड में, टर्की के ड्रोन्स अजरबैजान में, हाँ, अजरबैजान खरीदे थे बैरेक्टर ड्रोन्स थे जो। तो आप सोचें, अब 48 टैंक डिप्लॉयड हैं ज़मीन पे 3-4 किलोमीटर के इलाके में, और अचानक से ऊपर कुछ आगे गिर रहा है और एकदम टैंक बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या और हो क्या रहा है और कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो जो आपके बराबर की आर्मी है, आपके सामने लड़ाई लड़ रही है, और 48 घंटे में अपने हाथ खड़े कर देगी, हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। तो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो आपको इससे स्तब्ध कर देगी, बिल्कुल सरप्राइज कर देगी। और मेरा ये मानना है कि जितनी बड़ी आर्मीज़ हैं इस वक्त दुनिया में,
चाहे वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, और कुछ हद तक मैं बोलूँगा जापान और इजराइल हो, इनके पास एक ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी पक्का मिलेगी आपको जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, जो कहीं पब्लिकेशन नहीं हुआ है, और जो सिर्फ उस वक्त इसलिए इस्तेमाल की जाएगी जब एक क्रिटिकल फेज होगा लड़ाई का। और अगर हमें फ्यूचर की लड़ाई जीतनी है तो हमें अपनी कम से कम एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि लीक से हटकर है, जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं, करंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल अलग चीज़ जो बिल्कुल अलग डोमेन में है, ऐसा एक हथियार डेवलप करना पड़ेगा जिसका ना किसी को खबर हो, ना किसी को इल्म हो, और जब उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब क्रिटिकल स्टेज हो वॉरफेयर की। अगर हम वो डेवलप कर पा जाते हैं तभी हम ये बोल सकते हैं कि हम जो मुल्क हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनकी लीग में खड़े हो पाएंगे। तो क्या इसीलिए आपने चाइना को रशिया से ऊपर स्केल किया था कि अब असली लड़ाई अमेरिका और चाइना की है? इट्स ऑल्सो इकॉनमी, पैसा। अब देखिए अभी जो लड़ाई है रूस में, चीन सस्टेन कर रहा है काफ़ी हद तक। कहाँ से आ रहे हैं चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा चीन से जा रहा है, नहीं तो रशिया इसको सस्टेन नहीं कर पाता इसको। इकोनॉमिस्ट, और अभी क्यों हमें तेल के ऊपर जोर दिया जा रहा है, हर कोई हमारे पीछे पड़ा, तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो, क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ना चाहते हैं रूस की। इफ दे ब्रेक, इफ द इकोनॉमी ऑफ रशिया कोलैप्सेस, द मिलिट्री विल कोलैप्स। तो हमने तो मान लिया, लेकिन ये अभी माना है नहीं माना, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आया है। तो उन्होंने 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था वो हटाया, जो क्लैरिटी दी गई उसमें भी लिखा गया, जो साझा बयान आ रहे हैं अब आ रहे हैं एक दिन से, उसमें भी सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन क्या बयान आया है हमारा किसी का ऑफिशियली कि वी विल स्टॉप बाइंग रशियन? हाँ, बट उन्होंने ये तो कह दिया कि अगर आपने गलती से भी खरीदा तो फिर से ठोक देंगे। वो उन्होंने बोला है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि हम इसे रोक देंगे अभी तक कहीं पे। मेरे लिए बयान ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर क्लैरिटी की कि हमने हटा दिया है, और इन्होंने आश्वासन दिया है, और फिर ये धमकी भी दी हमें। इसका एक एंगल और भी हो सकता है। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इंडिया जैसा मुल्क आपकी इतनी बरखिलाफी कर गया, आपको अंगूठा दिखा के चला गया कि आप जो करना करिए, हम तेल खरीदना नहीं रोकेंगे। तो अब ये डील होने के बाद उसका ही हैड अ फेस सेविंग इन अमेरिका, लुक आई हैव टोल्ड इंडिया एंड इंडिया विल नॉट बाय एनी मोर ऑयल। हिंदुस्तान जो पॉलिटिकल एलीट है, जो रूल कर रही है, उनका ये तो देखिए हम इतनी बड़ी पावर है, हम उसके बरखिलाफ खड़े हो गए कि आप हमें कुछ बोलते रहें, जो हमारी जनता के फेवर में होगा हम वही करेंगे, हम तेल खरीदेंगे। अब हम उनको, हमने ये तो नहीं बोला कि हम खरीदना रोक देंगे, तो हमारा फेस हो गया, हमने तो नहीं बोला कि हम रोक देंगे, उन्होंने कह दिया, उन्हें बोल दिया हम रोकेंगे। तो इवन ट्रम्प कुड सेव हैज अ फेस सेविंग इन हिज कंट्री, आवर पॉलिटिकल लीड हैज अ फेस सेविंग इन इंडिया। अगर इसको और इजी समराइज करूं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में परसेप्शन कितना बड़ा खेल करता है? परसेप्शन ही सब कुछ है। अगर आप बोलें कि अभी अमेरिका इज, यूरोप इज नॉट एंटरिंग इनसाइड यूक्रेन बिकॉज परसेप्शन इज कि रशिया विल इधर यूज न्यूक्लियर वेपन्स और देयर ट्रूप्स बी डिस्ट्रॉयड मोर दे एंटर यूक्रेन। तो अगर आप देखे जाते हैं वीक मुल्क, तो आप वीक माने जाएंगे। और जो नैरेटिव वॉरफेयर है, आप देखें कितना खर्चा हुआ है इस लड़ाई में। पूरा उन्होंने जितना भी रशियन नैरेटिव है, दे मेड श्योर दैट इट इज नॉट टेलीकास्टेड एनीवेयर, इट इज नॉट एक्सेसिबल नीदर थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू प्रिंट मीडिया, एनीवेयर इन द वेस्ट। बिकॉज इफ दे कंटिन्यू देयर नैरेटिव कि भाई खतरा है, रूसी आ रहे हैं, हमला आ रहा है, तो आप अपनी जनता को डरा कर कितनी मदद देना चाहिए वो मदद दे सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं, कहीं से अपोजिशन नहीं होगी। तो नैरेटिव इज दैट इंपॉर्टेंट। यू कैन फूल एंटायर पॉपुलेशंस, यू कैन मेक एंटायर पॉपुलेशन सपोर्ट समथिंग विच दे डोंट वांट टू इवन सपोर्ट। So that is how. Is it because of language also कि चाइना और रशिया का नैरेटिव नहीं आता, या उनका ये टैक्टिक ही है? Sputnik is in English. Russia today, TV which is all over in US, in Europe used to telecast, it's in English. वो बंद कर दिया, उसे बैन लगा दिया हर चीज़ के ऊपर। देखिए वेस्ट टोटली डोमिनेट करता है जो मीडिया, जो इंफॉर्मेशन स्पेस है, वेयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज फॉट, दैट इज टोटली डोमिनेटेड बाय द वेस्ट। पहले हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जितनी भी अंडर सी केबल्स हैं, जो इंटरनेट जिसे आपका मिलता है अभी, दे आर ऑल ओन्ड बाय वेस्टर्न कंपनीज। All social media platforms also. All social, your satellites. Starlink has more satellites than probably America and Russia put together. All media platforms, Meta, Facebook, X. Telegram, everything is owned by them. All your data centers, even TikTok now is, it will come. Why America is so hell-bent कि TikTok servers will be in America? And now they will have to have a partner, which is American partner, which have majority stake, because everything is about information and influencing minds of the people. You can change anything. You can make a lie look like a truth, and you make a truth look like a lie. तो यहाँ तो हम बहुत पीछे हो गए इंडियन। आज हम जैसे चाइना रशिया की बात में कर लूँ, चाइना रशिया ने कम से कम इतनी प्लानिंग तो की कि उनके देश में अपना गूगल है, अपना यूट्यूब है, अपना व्हाट्सएप है, अपने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं।
हमारा तो ये फ़ोन भी जो भी यूज़ कर रहा हूँ ये भी अमेरिकन है, इसमें जिस ऐप पर मैं ट्वीट करता हूँ वो भी अमेरिकन है, जहाँ फ़ोटो डालता हूँ वो भी अमेरिकन है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं यूट्यूब वो भी अमेरिकन है। और वो कितना दिखाया जाएगा, कितना दिखाएगा, एल्गोरिदम भी अमेरिकन है। Everything is, they have total domination. That's why I'm saying it's not about language. They totally dominate information sphere. तो ये हमारे यहाँ हमारा भी तो पैसा है, हमारे यहाँ अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, अरबों खरबों रुपए वाले टाटा जी हैं। कभी हमने क्यों टेक्नोलॉजी की तरफ कदम नहीं बढ़ाई? अगर दुनिया कह रही है कि अब सब टेक्नोलॉजी ही है, हम केवल छापो और बनाओ क्यों करते हैं कि किसी ने बनाया छाप के उसका हाई कॉपी दे दिया? देखिए, हमारा स्टार्ट बहुत लेट हुआ है। अब हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, चाइना 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद एक मुल्क बना और उन्होंने तरक्की शुरू की है। अब चाइना हमारे फ़र्क देख ली कितना है। मलेशिया 1960 तक जंगल थे वहाँ पे, सिर्फ टोटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ब्रिटिश कॉलोनी थी। आई थिंक 1960 के आसपास उन्हें आज़ादी मिली है। आज मलेशिया हमसे कितना आगे पहुँच गया है। तो हमारे जो एक पॉलिसीज़ रही हैं शुरू में, सोशलिज्म पॉलिसीज़ जो कांग्रेस के एरा में शुरू में आई, सोशलिज्म, इतना वी आर सो क्लोज टू दिस थिंग, वी डिडंट ओपन अप आवर इकॉनमी, जो लाइसेंस राज की बात करते हैं, हमारी जगह इंस्पेक्टर राज की बात करते हैं। तो इसने गला घोट दिया एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि हिंदुस्तानी इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप है हिंदुस्तान के अंदर, पर उसका गला घोट दिया जब खुली 1990 के बाद से। तो हमारी एक्चुअल जर्नी तो 1990 से शुरू हुई है। तो हम इतना एकदम से दुनिया को कैचअप करना आज के दौर में जैसे सोशल मीडिया है, अब अगर सोशल मीडिया पे नए, पहले हम ऑर्कुट चलाते थे, ऑर्कुट के बाद हम फेसबुक पे आ गए, फेसबुक से इंस्टा पर आ गए, आज ट्विटर है, यूट्यूब है। अगर आज के दौर में एक इंडिया का कोई बड़ा बिजनेसमैन एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करता है, भारतीय टच देता है, और विदेशों में भी अगर उसका अच्छा रेवेन्यू मिलता है, लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी आबादी तो इंडियन है। आज दुनिया भर में लोग जो वो इंडिया के नाम से ही व्यूज़ ले रहे हैं। हमारी आबादी जो इतनी बड़ी है, तो इस आबादी को क्या हमने यूटिलाइज नहीं किया? जो ताकत बन सकती थी उसे केवल कमजोरी बनकर हम चलाते रहे। देखिए, इसमें एक तो मैं बताया कि उनका हेड स्टार्ट है, बहुत पहले से बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अब देखिए, पीछे मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक हिंदुस्तानी ने ये ईमेल शुरू की थी और सारा सब शुरू किया था। होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि मैं अब ये जीमेल जगह मैं ये ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। याद है, एक साउथ में एक हाँ, मुझे याद है। अब उसका नाम सुनने कहीं नहीं आ रहा। उस टाइम मैंने भी वो किया कि भाई अपना हिंदुस्तानी इसको शुरू करेंगे कि इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप वी विल यूज़ दिस। उसका जिक्र ही बंद हो गया। उस लेवल तक पहुंचे, देखिए उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और बहुत हेड स्टार्ट बहुत बड़ा है। हाँ। लोग कैचअप करने में किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल भी बन के ना है कि ये भी डर होता है। चले, वो तो देखिए, वो तो हर दुनिया में, वो सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। एवरी मीडिया प्लेटफॉर्म इज बायस्ड। एवरी, हम इतनी बड़े जो गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नलिज्म की बातें सुनते थे, BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, यूक्रेन की लड़ाई ने ये दिखा दिया है, ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, कि कोई भी मीडिया अनबायस्ड नहीं है। हर कोई नैरेटिव चलाता है अपने मुल्क का, पॉलिटिकल पार्टीज का, अपने आइडियोलॉजी का, और झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नलिज्म एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बड़ी चर्चा में इस बीच में है, आपने मोसाद का जिक्र किया था, एप्स्टीन फाइल आई है जी। एप्स्टीन फाइल के दो कहानियां चल रही हैं। एक गंदगी का किस्सा कि देखो सारे सफ़ेद पोस्ट जो हैं कितने काले होते हैं। वो जो पेज 3 का डायलॉग था कि मुंबई गटर है, बंद रहे तो ही अच्छी है इसकी सड़ान बाहर आएगी तो सब परेशान हो जाएंगे। एक थ्योरी और आ रही है जो अंदर वाली बात चले कि जो दिख रहा है इसके पीछे की भी कहानी है, वो कहानी मोसाद से जुड़ी जा रही है। क्या ये सच है कि एप्स्टीन फाइल या एप्स्टीन जो थे उनके पीछे मोसाद का हाथ था? देखिए, ये सिर्फ एक स्टोरी चल रही है, ये अमेरिका में ज़्यादा चल रही है, और खासकर जो लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो चला रहे हैं कि एप्स्टीन वाज अ मोसाद एजेंट। बेसिकली ही टू ट्रैप जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हर एक मुल्क के इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के ऊपर उनके वीडियो होते थे, फोटोज होते थे, दे कुड ब्लैकमेल देम। लेकिन इंग्लैंड के चला रहा है, MI6 का चला रही है कि एप्स्टीन वाज अ रशियन एजेंट। आप खोल के देखिए, इंटरनेट भरा पड़ा है, MI6 से चला रही है। मैं बता रहा हूँ ना, ये इन्फॉर्मेशन इतना गंदा खेल है ये, और किसी भी सच को झूठ बनाया जा सकता है और झूठ को सच। अभी वो पूरा MI6, बिकॉज यूरोप वांट्स टू कंटिन्यू दिस वॉर विद रशिया, MI6 का पूरा गेम ये है कि एप्स्टीन वाज अ रशियन एसेट, रशियन एजेंट, एंड ही वाज पेड फॉर, ही ट्राइड टू मीट पुतिन। अरे आप एक चीज़ बोले, आप खुद ही बोले मीट पुतिन, ही कुड नॉट मीट हिम। अगर आप मेरे एजेंट हैं तो मुझसे मिलने में क्या दिक्कत होगी? उसका आपको इतना प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो ये कहानी चला रहे हैं। और यहाँ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी जूइश लॉबी भी है, खासकर लेफ्ट विंग अमेरिका में, वो बोल रहे हैं कि ये मोसाद एजेंट है। तो हर कोई अपना अपना एजेंडा सेक रहा है। सच्चाई ये है कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, पैसे वाला था, और पैसे वाले जो अय्याश लोग थे सबको वो खिला पिला खुश रखता था और अपना काम निकालता रहता था। अब ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, ये अपने हिसाब से हर कोई चला रहा है। एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा झटका आपको किस टॉपिक पे लगा?
जैसे बहुत सारे झटके थे अलग अलग, हर दूसरा नाम ही झटका था, हर दूसरी कहानी झटके वाली थी। बट होता ना कि क्योंकि आप भी फौजी रहे, फिर कवर कर रहे होंगे, आपका भी एक नज़रिया रहा होगा। जैसे मैं अपना जिक्र करता हूँ, मुझे बिल गेट्स हैरान कर गए। शक्ल से साधु दिखने वाला आदमी, हमने बचपन से उसे कहानियाँ पढ़ी महानता की, वैक्सीन बांटने की, और जब कहानी आई कि अपनी वाइफ को वो ड्रग दे रहे थे और रशियन औरतों के साथ उनके संबंध थे, एसटीडी ने हुआ, ऐसे ही और भी एक हमारे साइंटिस्ट थे महान, उनको लेकर जब कहानी आई तो कुछ घटनाएं, डोनाल्ड ट्रंप को आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिल गेट्स के अलावा बिल क्लिंटन को लेकर आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उनका नाम तो हर जगह पहले से गंदी फाइलों में आता रहता है, मुझे तो पता है उनके ऊपर आप एक डर्टी पिक्चर बना सकते हैं। आपके लिए सबसे उसमें खतरनाक नाम और कहानी कौन सी थी? देखिए, मैं इतना जो मसालेदार मेरे पास कोई नाम तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ में सरप्राइजिंग लगी कि अभी जो चीज़ खबर उसमें लेटेस्ट आई, काफ़ी लड़कियां वहाँ टर्की से स्मगल हुई हैं, और उसमें कहीं ना यूक्रेन एंगल है। देखिए, मैं मेरा फोकस रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट की लड़ाई है, और उसमें जो लड़कियां आई हैं वो काफ़ी सारी कुर्द लड़कियां थी, कुर्दिश लड़कियां, जो कुर्द जो लड़ रहे हैं अभी, जिसका टर्की से हमेशा संघर्ष रहा है, और अभी जो सीरिया की जो ये अल जोलानी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़कियां कैप्चर हुई हैं, और जब इस लड़ाई के दौरान बच्चियां कैप्चर हुई हैं, और जो यूक्रेनियन, जिसमें कि अब मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस मुल्क में रहता हूँ, जो जेलेंस्की की वाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन वो इन्वॉल्व था कि भाई वो उनको जो यतीम लड़कियां हैं उनको हेल्प करके टर्की भेज रहे थे, और वहाँ जो जिस होटल में रखी जा रही थी 2 यूक्रेन लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी, जो स्टाफ है उनकी अंडर एज गर्ल्स, और काफ़ी बड़ा जो रैकेट सामने आया है कि टर्की से काफ़ी लड़कियां सप्लाई हुई हैं वहाँ पे यूएस में डिफरेंट, और वहाँ इनफैक्ट एप्स्टीन टर्की लड़कियां भेजता था मसाज की ट्रेनिंग लेने के लिए, कि मसाज करना सीख के वापस आएंगी। तो मेरे लिए टर्की की इन्वॉल्वमेंट जो इस पूरे एप्स्टीन फाइल के एपिसोड में है, वो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग और काफ़ी सरप्राइजिंग रही है। मतलब बड़ी कितना घिनौना है कि एक अलग दुनिया चल रही है पूरी दुनिया में। वही जैसे इन्फॉर्मेशन का, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, डोमेस्टिक सीन हो, इंटरनेशनल सीन हो, जो सच है आपको दिखेगा नहीं, और जो दिख रहा है वो सच नहीं है। हालांकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि जो उसमें मैक्सवेल का नाम आता है, एप्स्टीन की बीवी, उनको लेकर बड़ी थ्योरीज आई थी कि वो इजराइल में उनके पिता थे, जासूस थे, और इसलिए वो कनेक्शन काफ़ी लंबा चला कि उनकी वाइफ ने ही एप्स्टीन को फंसाया, फिर एप्स्टीन के जरिए करवाया। अब इतनी थ्योरीज हैं, आप उसमें क्या यकीन करो क्या छोड़ो समझ नहीं आता। मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हर चीज़ में या तो रूस को जिम्मेवार ठहरा देते हैं या ज्यूज को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। ये लॉबीज़ हैं वो जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, एंटी जूइश एंड रूसोफोबिक लॉबीज़, दे विल ऑलवेज ब्लेम एवरीथिंग ऑन ज्यूज और रशिया। इंडिया रशिया की दोस्ती खराब होगी अगर इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया? नहीं, इंडिया रशिया की दोस्ती किसी भी हालत में ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंडिया में बहुत, चाहे वो पब्लिक है, पब्लिक सेंटिमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलिट है, एक ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है कि जब हमें ज़रूरत थी 1971 की जंग में, जिस वक्त यूएस ने हमें धमका दिया था, उनका 7th फ्लीट हैड मूव टू बे ऑफ बंगाल कि आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, इट वाज सोवियत यूनियन व्हिच मूव्ड द सबमरीन्स जस्ट बिहाइंड दिस फ्लीट। और एक कहीं ना कहीं एक जो ग्रैटिट्यूड है वो पब्लिक में भी है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर में नहीं है। कि जब हमारा मुश्किल वक्त था तो जो मुल्क सब हमारे साथ खड़ा था वो रूस था, और अब जब रूस का मुश्किल वक्त है तो हम उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ये तेल अप डाउन होता रहेगा। अगर इंडिया कल ये भी बोलता है कि हमने तेल ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, मान के चलिए कुछ महीने बाद, चाहे वो शेडो फ्लीट्स है कैसे है, वो फिर अब चला जाएगा, या हम उनसे अब यूरेनियम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे या जेम्स ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है थ्रू विच आर मनी इज गोइंग टू रशिया विल नॉट चेंज मच। भरोसेमंद दोस्त है इसलिए वो भरोसेमंद दोस्त है, और हिंदुस्तान अपने आप को दगाबाज साबित नहीं करना चाहता। ओके। मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई अलग चल रही है। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं। आपका ओवरऑल एनालिसिस क्या रहा कि क्यों ये जो क्रिश्चियन डोमिनेंस रहा ये भारी हो गया, जबकि अमेरिका ने इराक को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, अलग अलग देशों में अभी ईरान को बर्बाद कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल होता गया? कितनी बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट में है, वो इजराइल से भी नहीं जीत पा रहे, अमेरिका से भी नहीं जीत पाए, जबकि फाइनेंशियली भी ठीक रहे हैं, वो पैसा अच्छा रहा है, या पैसा ही वजह है जिस वजह से वो आपस में लड़ते मरते रहे और क्रिश्चियन कंट्रीज डोमिनेट करती रही? देखिए, मिडिल ईस्ट की एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, आपको बताऊं मैं। वहाँ जो गवर्नमेंट या एलिट्स हैं, जो रूलिंग एलिट्स हैं, उनकी सोच और पब्लिक की सोच में हमेशा बहुत फ़र्क रहा है। जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, या और किसी मिडिल ईस्ट कंट्री को उठा के देख लीजिए आप, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है
अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट पैलेस्टाइन के लिए, एंड दे आर टोटली एंटी इजराइल. लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं ऑन टॉप, दे लॉट ऑफ देम आर नॉट overtly, maybe covertly pro-Israel or pro-America. When you're pro-America, you are by default pro-Israel. वो elites, ruling elites, जिनको ये guarantee है कि आपकी जो and they, most of them are, they are not democracies. They are all kings and despots who are sitting there. So they have a guarantee from America, and it is since आपका petrodollar agreement between Saudi Arabia and US, that they will safeguard the royal family from internal as well as external threats. That's why this petrodollar was signed. That was the deal. And if you see the biggest, सबसे इस्लामिस्ट कंट्री जो है, जो पूरी दुनिया में वहाबिज्म और टेररिज्म फैलाता है, वो है बहरीन, सॉरी कतर, नॉट बहरीन, कतर, दोहा में. और देखिए आप, जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है पूरी नेटो की, अमेरिकन फ्लीट की, उसका हेडक्वार्टर दोहा में है. क्योंकि लोग वहाँ के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो एलीट है उनकी प्रोटेक्शन अमेरिका से है. अब ईरान ये बोला कि अगर हम हमला करते तो अपने ऊपर हमला मत मानना, हम तो उनके बेस पे हमला करेंगे. तो ये वहाँ जो खेल चल रहा है पब्लिक, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव बैंड इस्लामिक ब्रदरहुड, जो कि यूके में बैन नहीं है, यूएस ने भी बैन किया है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में बैंड है. इस्लामिक ब्रदरहुड की जिसकी गवर्नमेंट आ गई थी इजिप्ट में, जो अभी फतह अल सीसी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, उन्होंने उनको फांसी लगा दिया था, उसके चुने हुए प्रेसिडेंट को, क्योंकि जनता तो वो चाहती है इस्लामिक ब्रदरहुड को, लेकिन एलिट्स नहीं चाहते हैं. तो कंप्लीट डिवीजन है वहाँ पे एलिट्स में एंड नॉर्मल पब्लिक में, मिडिल ईस्ट में. और जब तक ये रहेगा, कोई भी वो इकट्ठे इफेक्टिव, चाहे वो, इसीलिए इजराइल सर्वाइव करता है. इसराइल के मेरे कारण बताए और भी हैं. ये भी एक कारण है कि वो जॉइंट फ्रंट कभी नहीं दे पाए. अमेरिका एक कारण है कि अमेरिका सपोर्ट हमेशा इजराइल साथ रहा. और तीसरा खुद का जज्बा जो है. ये तीनों कारण हैं कि जैसे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं, आसिम मुनीर हुए, शहबाज शरीफ हुए, इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो भी लड़ाई रुकवाएंगे, और अगर हिजबुल्लाह हमास आता है तो ये भी अटैक करेंगे. देखिए, पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और बिकॉज पाकिस्तान इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ यूएस एंड ऑल्सो IMF, क्योंकि उनको लोन चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह कोई कदम नहीं उठाएंगे. लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बता दूं कि अभी इजराइल हैज़ बिकम वेरी एक्टिव इन बलोचिस्तान, बिकॉज बलोचिस्तान के एक तरफ है ईरान, और ईरान में एक प्रोविंस है कॉल्ड सिस बलोचिस्तान. वो सारे सुन्नी मुसलमान हैं, बलोच हैं, जबकि ईरान पूरी एक शिया कंट्री है. तो वो हमेशा उनको दबाते आए हैं, जो बलोच हैं ईरान के अंदर. तो ईरान नंबर 1 दुश्मन है इसराइल का, और इधर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो इसका दुश्मन है. अगर बलोचिस्तान कल एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाता है, और वो अगर ईरान के साथ अलाई करता है, जैसे कुर्द कर रहे हैं अभी, इजराइल के साथ अलाई करता है, तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर इजराइल, वेयर दे कैन कीप एन आई ऑन ईरान एज वेल एज पाकिस्तान एट द सेम टाइम विद द बेस इन बलोचिस्तान. इज इट पॉसिबल? चल रहा है इस वक्त. जो बलोच लीडर्स है, पीछे अभी एक इकोनॉमिक टाइम्स ने शायद एक इंटरव्यू पब्लिश किया है ऑफ अ बलोच लीडर हु इज इन एग्जाइल, जिसने बोला कि हमने इजराइल को बोला है आप हमें इस वक्त सपोर्ट करो, एंड वी विल रिकॉग्नाइज इजराइल, वी विल हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल, एंड विल सपोर्ट इजराइल. तो मीर बलोच और बाकी जितने भी हो सब, कई दो तीन अलग अलग मैगजीन्स हैं, अलग न्यूज मीडिया आउटलेट्स ने जो बलोच लीडर्स ने एग्जाइल का इंटरव्यू पब्लिश किया है. और जो खबर जो मुझे थोड़ी बहुत है वो ये है कि इजराइल इज नाउ एक्टिवली इन्वॉल्व इन बलोचिस्तान. दुनिया के जब बाकी देशों में आप जाते हो, तकरीबन 100 देशों में आप गए, घूमे, लाइफ देखी, पाकिस्तान को लोग कैसे देखते हैं? क्या इज्जत है दुनिया की पाकिस्तान में? एक छोटी सी इंसिडेंट से समझ में आ जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब ये बाहर जाके अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, तो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखते, इंडियन रेस्टोरेंट नाम लिखते हैं. और जब कोई कहीं फंस जाते हैं तो उसे पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता पाकिस्तान बोलते डंडे लगेंगे इनको. जब बोलेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, देयर क्रेडिबिलिटी इज जीरो एवरीवेयर, एंड पीपल थिंक ऑफ देम एज इस्लामिस्ट एंड टेररिस्ट्स. दैट्स देयर इमेज. सो इवन दे ओपन अ बिजनेस, दे विल ओपन विद द इंडियन नेम, एंड व्हेन दे गेट स्ट्रैप्ड समवेयर दे से आई एम एन इंडियन. और 4 शहरों के नाम जान लिए होंगे. पता ही होता है पंजाब के शहर को, जितने जो बाहर हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी पंजाब. नाइस. मतलब ये हमने सुना था, ये काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम इंडियन ही बोलते हैं अपने आप को. ठीक है. अमेरिका क्या जानबूझकर भी युद्ध को फ्यूल देता रहता है ताकि हथियारों के कारोबार जो चलता रहे? देखिए, एक ये स्नोडेन नाम है उसका, एडवर्ड स्नोडेन, जो विसल ब्लोअर था, जिसके उसने एक चीज़ बोली थी कि वेस्ट एफर्ट इज नॉट टू फिनिश अ वॉर, इट इज ऑल दीज एफर्ट्स आर टू मेक श्योर दैट द वॉर इट्स नॉट फॉर विक्ट्री, इट्स वॉर टू कंटिन्यू. जितना लंबा वॉर खींचेगा उतना आपके हथियार बकेंगे. विच कंपनीज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर? किन के शेयर सबसे ऊपर गए? यूरोपियन कंट्रीज.
your all military industrial complex of US, your US, Boeing, European, Lockheed Martin, your all the Raytheon, their shares went up. They all went by 26-30% up because लगातार हथियार बिक रहे हैं. अभी उन्होंने डर बिठा दिया है यूरोपियंस के अंदर. रूसी आ रहे हैं. अपनी फौजें तैयार करो. अब फौजें तैयार करेंगे, हथियार खरीदने कहाँ से खरीदेंगे? They have to be NATO specification. NATO specification means they have to buy it from America. So more countries in NATO means more weapons will be sold. इस पे भी एक बयान आया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन इसलिए निकाली गई ताकि हथियार का कारोबार चलता रहे. वो जो 6-0 रफाल के जिक्र आया या इधर आया, क्योंकि वो लड़ाई चल रही थी चाइनीज इंडस्ट्री वर्सेस आपकी फ्रांस इंडस्ट्री, अमेरिकन इंडस्ट्री. भारत के पास जो हथियार थे वो फ्रांस की इंडस्ट्री के थे, पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो चाइनीज इंडस्ट्री के थे और अमेरिकन इंडस्ट्री के थे. और एक थ्योरी निकल कर आई कि इसलिए भी मार्केट फैलाया गया ताकि, क्योंकि ये पहली वॉर थी जो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में वॉर थी, ताकि अब जो देश है वो इनको देखकर एक्साइटेड हो कि ये जीता, इसके हथियार ज़्यादा मंगा लेते हैं. देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई नया मुल्क कोई हथियार खरीदने की सोचता है तो दे वांट बैटल टेस्टेड वेपन्स. ऐसे कहने को तो आप कुछ भी कहें, शोज़ में आप कुछ भी दिखा दें और कुछ भी स्पेसिफिकेशन लिख दें, लेकिन लड़ाई में जो हथियार टेस्ट हुए और जिन्होंने अपनी एफिकेसी प्रूव की है, तो हर कंट्री चाहता है कि वो हथियार खरीदे. तो इसमें जो थियरी आप बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं भी इसको सच मानता हूँ कि जो भी इसका आउटकम आया है, तो जो हथियार इसमें सक्सेसफुल हुए हैं उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ ने उनको बहुत मार्केटिंग की है कि लुक हाउ वी हैव सक्सेडेड इन दिस. और हमने देखा उसके बाद जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ी है. इनफैक्ट Pakistani aircraft, which is in collaboration, they produce certain aircraft with China, which now Azerbaijan has ordered, and I think few other countries have ordered those aircraft. तो S-400 की डिमांड बहुत बढ़ गई because it was very successful. हमारी आकाश मिसाइल काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं, उनकी डिमांड बढ़ी है. तो yes, there is always an angle that whichever weapons have done well in a particular conflict, उस कंट्री जो उसको प्रोड्यूस करती है उसको मार्केटिंग के लिए यूज करती है और उसकी डिमांड दुनिया में बढ़ जाती है. ये सच है. जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको बाहर कैसे लोग देखे? जैसे इंडिया में हमारा एक परसेप्शन है कि हमने घर में घुस के मारा उनको, हमने मसूद अजहर के इलाकों को ठोका, पाकिस्तान को चढ़ के किया. हमारे यहाँ कहीं विजिबल नुकसान हमें नहीं दिख रहा. जैसा पाकिस्तान की वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ पर शहीदों की फ़ोटोज़ आ रही हैं, उनकी अपनी कहानी चल रही है. बट पाकिस्तान के लीडर्स अलग अलग बातें कर रहे थे, रक्षा मंत्री बैठ के व्हाट्सएप पे हमें सबूत दे रहे थे. ये सब हमने देखा. वेस्ट कंट्रीज़ में, इजराइल में, बाकी जगहों पर, यूक्रेन में, रशिया में, वहाँ कैसे लोग देख रहे हैं जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में? देखें, जो ओवरऑल इसका जो एक परसेप्शन है वो ये है कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि हमने वहाँ डैमेज काफ़ी किया है. और उनकी जो मिसाइल्स आई हैं, जो उनका असला हमारे डैमेज करने के एयरक्राफ्ट्स आए हैं, हमारे जो एयर डिफेंस है बहुत सक्सेसफुल रहा है. लेकिन जहाँ तक एक पर्टिकुलर चीज़ का बार बार जिक्र ट्रंप भी करता है और पाकिस्तान जिसको बहुत यूज़ कर रहा है, वो पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज़ हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज़ गिरा दिए. और वो उनका ये भी कहना है कि हम तो और भी ज़्यादा गिरा सकते थे क्योंकि हमने वी हैव लॉक डाउन टू मैनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट्स, पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, इस 6 गिराए. अब ये 6 जहाज़ गिरे हैं नहीं गिरे हैं, जिसको हमने डिनाई किया है. ट्रंप बार बार इसको बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? उसका एक हमें छेड़ने का भी उसका मकसद था कि भाई हम हिंदुस्तान को हमने टैरिफ लगाया है, थोड़ा वो हमें एक उनका F-16 भी उनके पास है, तो उसको उसकी मार्केटिंग वो भी एक है. और कि जो है हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट जो रफेल और खरीदे में जो भी हैं, ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं. देखिए, बाहर जो सोशल मीडिया है, लोग स्विस पूरा जिक्र करते हैं कि इसमें हिंदुस्तान का पलड़ा भारी दिखाया गया है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कॉमन पब्लिक में और इवन इन द एलिट्स, मिलिट्री एलिट्स आउटसाइड इंडिया, इज दैट इन ओवरऑल वॉर इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी था. इंडिया कुड डैमेज लॉट ऑफ देयर एयर बेसिस एंड कुड डिस्ट्रॉय देयर एयरक्राफ्ट इन हैंगर्स. पर जो वो रात थी जहाँ भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी. 84 जहाज़ हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे. और उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तानी कुछ जहाज़ गिरे हैं. कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है. सच है या गलत है मैं नहीं जानता. बट हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हमने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ दिखा दो. हमारे यहाँ से कई लोगों ने चैलेंज भी किया. देखिए, अब लड़ाई खत्म हो गई है. नहीं, जैसे हमने हमारे पुराने कुलीग रहे हैं आपके और मेरे सीनियर में, जो बेस उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है. वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कन्फर्म जहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं आए हैं. लेकिन कि इसमें एक परसेप्ट गलत वो भी हो सकती है, क्योंकि सिविलियन लोगों को अंदाज़ा नहीं कि जहाज़ है ये क्या है. जब फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं उनमें बहुत सारा फ्यूल भरा होता है, लेकिन उनको अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं वो गिरा देते हो, ताकि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाए, डिस्टेंस जो रेंज है वो बढ़ जाए.
तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो फ्यूल टैंक गिराते हैं, तो एक सिविलियन के तो लगेगा कि कुछ गिरा, जहाज का टुकड़ा गिरा, शायद ग्रस्त हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद उन्हें फ्यूल टैंक से ऐसा कुछ देखा होगा और उन्हें लगाया कि ये जहाज गिर गए हैं या जहाज से। अब देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है ये। ठीक है, हालांकि हमने जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया, चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई बड़ा, उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं। ओके, तो क्या इस ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया के लिए क्या सबक रहे होंगे फिर फ्यूचर को लेकर? वो देखिए, अब इसके बहुत इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। एक चीज़ जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है। एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, ऑल एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, which I think were integrated on our side as well. Probably we need better integration of this. इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है? Chinese. All satellite imagery were provided. Continuous intelligence was provided by China and Turkey. देखिए, एक जो बड़ी चीज़ लड़ाई में सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे इस लड़ाई में। आपने ऑब्जर्व किया ये? जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मिल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं, लेज़र जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब पुश केम टू शव, जब असली ज़रूरत पड़ी, जहाँ क्रिटिकल मोमेंट थे हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ हमेशा से एक रूस था, तो उसको हमने दूर कर रखा है। देखिए, मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट ये है। और अगर कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी क्या जो हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे, क्या ये सही है? और अगर कैसी क्रिटिकलिटी आती है, विजयनगर अंपायर जो था, कृष्णदेवराया, इतना महान अंपायर था, कैसे तबाह हुआ? सारे दुश्मन जो मुसलमान थे आसपास, सारे क्योंकि अकेला हिंदू किंगडम था, सारे इकट्ठे हो गए। जो आपस में दुश्मन थे वो भी इकट्ठे हो गए, अकेला लड़ा और सारे इकट्ठे हो गए, तो हार गया, ख़त्म कर दिया गया, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। मैं ऐसा भी कहना चाह रहा हूँ कि जो इतिहास में हमने गलतियाँ की हैं वो उनका दोहराई नहीं होनी चाहिए, और उसे हमें कैसे रोक सकते हैं, इसको हमें इस पर सबक लेने की ज़रूरत है, इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप एक फ़ौजी भी रहे हो, एक जर्नलिस्ट भी रहे हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप टू मार्क नहीं है? मैं ये नहीं कहूँगा। बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत, जैसे हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या कई और मुद्दों पर हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक हमें कामयाब भी आई है। लेकिन क्या जो क्रिटिकल मोमेंट होगा, देखिए अंत में क्या है, जब आपके एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि हमें ख़त्म कर देंगे सारे ये मुस्लिम दुश्मन मुल्क मिलके, उस समय हमें बचाने कोई अगर नहीं आएगा, तो क्या हमारी न्यूट्रलिटी ठीक पॉलिसी थी? ये हमें सोचना है। और ऐसी हालत में हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सिर्फ हमारी अकेली ताकत काम नहीं आएगी। चीन बहुत हम ट्रेड डील करें, हमने ईयू के साथ डील की, हमने अमेरिका के साथ डील की, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना देश की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो है वो आपस में लड़ मर रहे हैं अभी। मिश्रा जी, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में थे, यहाँ पे जब उन्होंने कब्ज़ा किया, मैं सिर्फ आज से 200 साल की बात कर रहा हूँ, एज पर वन एस्टिमेट हम दुनिया का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। 25% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज यूएस भी नहीं करता है। True. उस टाइम में हमने बड़ा ग्रोथ पे ध्यान दिया हुआ था। और आज से 1500 साल जब हमले शुरू हुए, सोमनाथ को इतना लूटा गया, इतने हमले हुए, तब हम सोने की चिड़िया थे। अब भी हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं, तो फिर लूट ली जाएंगे। तो क्या सिर्फ फोकस जीडीपी पे होना चाहिए? सही बात है। जब तक हम अपने को मजबूत नहीं करते और जब तक हम इंटरनल थ्रेट्स को नहीं समझते, एक्सटर्नल थ्रेट्स को एसेस नहीं करते ठीक से, जीडीपी ग्रोथ, सोने की चिड़िया, सब बेमानी है। बिल्कुल सही बात है। क्या विदेशी मीडिया जो है, न्यूयॉर्क टाइम, बीबीसी या और भी जितने बड़े अखबार या पब्लिशर्स हैं, वो इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। देखिए, बीबीसी, अल जजीरा, दे आर इस्लामिस्ट एंड लेफ्टिस्ट आउटलेट्स। आई एम सेइंग अ बिग थिंग बट इट्स ट्रू। आप उठा के देख लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग देख लीजिए। दे आर जनरली एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी मोदी। So there is, as I said, there's no neutral media around the world. And in fact, why we do not ban all these NGOs and in this, why should we have BBC in India? Why should we listen to propaganda from other countries? Why are we not strong enough to say we do not want them? Just ban them. हम हर चीज़ में डरते हैं कि फिर रिप्रकशंस क्या होंगे। कुछ रिप्रकशंस नहीं होंगे।
2 दिन में सब हमने ये पोखरण में हम ये किया परमाणु एक्सप्लोजन, रिपरकशंस हो जाएंगे, बैन लग जाएंगे, क्या हो गया? सब ठीक नॉर्मल हो गया ना, सब नॉर्मल हो जाता है। अमेरिका उठा के लिया है ना प्रेसिडेंट, सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ अ सॉवरेन कंट्री, ऑल इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ सब दर रह गया। तो अगर आप अपने आपको एक मजबूत मुल्क दिखाना चाहते हैं तो हैप्पी मजबूत न्यू ईयर मनाया उसने उनके हाँ, साथ। तो हम क्यों नहीं हैप्पी न्यू ईयर बना सकते कभी? हम बोलते रहते हैं विश्व गुरु और हम ये बन जाएंगे और हमारी इतनी बड़ी पावर है। अरे भाई कुछ करके दिखाई ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पे कुछ कर लो। बांग्लादेश में क्या किया हमने और क्या नहीं कर सकते थे हम, लेकिन कुछ नहीं किया हमने, बोलते रह गए हम सिर्फ। वो तो हम 2,000 साल से बोल रहे हैं, बोलने में तो आगे हैं ही ना हम। बांग्लादेश किया हमारा क्या? एक बहुत क्लोज फ्रेंड था। आज के टाइम में था जो रिश्ते हैं मोमेंट दे Sheikh Hasina left that country, she was thrown out and the new government came in. It was an Islamist government. Whole world acknowledges that. It was a CIA pawn which was ruling that country against India. All our interests were overlooked. जिस तरह हिंदुओं को वहाँ जला जला के मारा गया, पकड़ पकड़ के घर के घर उठा दिए, खबरें तक नहीं छपी हिंदुस्तान के अंदर आ दूंगी तो हमारा उसमें कोई वो नहीं। अगर रूस हमला करने का एक प्रिटेक्स्ट ये बोल सकता है कि डोनबास में जो एथनिक रशियंस थे उनके ऊपर जातियाँ हो रही थी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इजराइल इसके ऊपर दूसरे मुल्कों में हमला कर सकता है, और कोई भी मुल्क जो बोलता है कि हमारे हम मुल्क के ऊपर वहाँ वो हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हम इतनी बड़ी सुपर पावर किस लिए हमने इतनी बड़ी आर्मी बना के रखी हुई है बांग्लादेश जैसे मुल्क पे वहाँ पे, और जो बार बार दे इवन पब्लिश अ मैप ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, जिसे पूरा नॉर्थ से दिखाया उन्होंने। बोलते हैं जो तुम्हारी चिकन नेक है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको हम कभी भी काट सकते हैं, चाइना के हम बेसिस लेके आएंगे यहाँ पे। अरे भाई आप खतरा क्यों बढ़ने दे रहे हैं? तो क्या इंडिया को फौजी हेल्प भेजनी चाहिए थी? जब हेल्प नहीं भेजनी चाहिए थी। इंडिया शुड हैव मेड श्योर दैट आफ्टर गिविंग 2-3 वार्निंग्स to Bangladesh that if atrocities against minorities and Hindus do not stop in Bangladesh, we will take military action। और ये चीज़ हर एक एम्बेसडर को जो हिंदुस्तान में है और जितनी गवर्नमेंट है वर्ल्ड अराउंड भेज देनी चाहिए थी। एट्रोसिटीज़ या तो इमीडिएटली रुक जाती, नहीं रुकती तो हमारे एक सुनहरा मौका था जो जो चिकन नेक है इसको बड़ा करने का, और जो नॉर्थ पोर्शन है बांग्लादेश का उसको अपने कब्जे में लेने का। लेट ऑल हिंदूज एंड माइनॉरिटीज कम टू दैट नॉर्थ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, लेट इट बी अ डिफरेंट कंट्री। अगर हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना के बांग्लादेश बना सकते हैं तो हम बांग्लादेश के 2 टुकड़े बना के एक नया वहाँ भी एक हिंदुस्तान बना सकते हैं। बट जैसा कि आपने कहा कि हमारे साथ तो कोई दोस्त खड़ा ही नहीं है, अब बांग्लादेश के लिए भी हमें दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। सारी दुनिया हमारे खिलाफ आती। तो ये फिर इतनी बड़ी फौज और ये सब लेके रखा होगा, उसके लिए भी हमें दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। बांग्लादेश के लिए हमें दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। बट बांग्लादेश के साथ भी खड़ा होता, पाकिस्तान खड़ा होता, पाकिस्तान खड़ा होता, चाइना खड़ा होता, चाइना खड़ा होता, तो हमारे ऊपर किसी का हमला नहीं होता। बांग्लादेश जरूर अमेरिका हमारी कंडेमनेशन होती, अमेरिका से बहुत सारी जो है स्टेटमेंट्स इश्यू होते, चीन से धमकियां आती कि हम एक्शन लेने वाले हैं, पाकिस्तान बहुत बोलता लेकिन कुछ नहीं होता जमीन पे। इट वाज ऑल अबाउट इच्छा शक्ति। ये सब पोस्टिंग होती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर हमें करना था, हमने बांग्लादेश बना दिया। सोचिए 1971 में जिस टाइम वर्ल्ड ऑर्डर वाज सो स्ट्रांग, टोटली आई मीन वर्ल्ड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एंड वी क्रिएटेड अ सॉवरेन कंट्री आउट ऑफ अनदर सॉवरेन कंट्री। वी वर सो वीक दैट टाइम। Imagine, and now we have an army 3 times bigger than this. We are the 5th largest economy in the world. और अब हम इतने घबराए हुए हैं और हम इतना नेशनलिस्टिक प्राइम मिनिस्टर और इतनी बड़ी तादाद के साथ हिंदुओं ने वोट दी है इस प्राइम मिनिस्टर को, और फिर अगर ये हिचकिचाएंगे कि भाई हम हिंदुओं का वह नहीं बचा सकते हैं, तो फिर ये वोट लोग क्यों इतने कम वोट आए हैं इस बार? इतनी सीट दी थी सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बीजेपी को, हिंदुओं ने क्यों इस बार कम सीट दी हैं? अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, आप जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आप मादा नहीं दिखाएंगे, तो फिर बातें करते रहिए घर में घुस के, और वो सब बेमानी है फिर। मैं क्योंकि हम एंड सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुछ अचीवमेंट्स और कुछ फेलियर्स जो आप एनालाइज करते हैं आर्मी के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर, मैं देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, विदेश नीति के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आई थिंक, मैं जो मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो बहुत बड़ी सक्सेस रही है, पहला इकॉनमी, उन्होंने बिल्कुल इकॉनमी को पलट दिया है। बिल्कुल इकॉनमी इज़ इन अ गुड ट्रैक नाउ। हम जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और जितनी प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान में ही है, इट इज़ फिनोमिनल, मतलब अनमैच्ड। दूसरा, हिंदुस्तानी की जो इमेज है, पहले हिंदुस्तानियों को एक छोटी नज़र देखा जाता था कि हिंदुस्तानी इंडियंस, वो उन्होंने बिल्कुल बदल दिया है। नाउ पीपल लुक एट यू विद रिस्पेक्ट एंड अ लॉट क्रेडिट गोज टू मोदी जी फॉर दिस। उसके अलावा जो उन्होंने एक फौज के अंदर आत्मनिर्भर चीज़ लेके आए हैं, हम कुछ भी नहीं बनाते थे यहाँ पे, जीप तक नहीं बनती थी, वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। R&D पे और ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अपने आप में मतलब एक करिश्मा है। और जो फिर उन्होंने 370 हटाया, किसी ने सपने भी नहीं सोचा था ये हट सकता है कभी, उन्होंने हटा के दिखा दिया। ये उनकी, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं, जिसके लिए पूरा मुल्क उनका शुक्रगुजार है। लेकिन जो उनके फेलियर्स रहे हैं, जहाँ जहाँ हिंदू हित की बात आई है, देखिए उनके वोटर्स कौन हैं,
मुसलमानों ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। मैं नहीं बोलता कि वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, देश के हर एक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर मैं आपको वोट दे रहा हूँ, मेरे से पहले आप उस आदमी का ख्याल रख रहे हैं जो आप किसी ने कभी आपको वोट दिया ही नहीं, ना कभी देगा, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा इस चीज़ का। क्या आपने घर बनाया प्रधानमंत्री? अब पीछे मैं अखबार में पढ़ रहा था, गाँव है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ मुसलमानों गाँव है, वहाँ 40-50 घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और उनके पास में हिंदू गांव हैं जहाँ कुछ घर बने, लेकिन काफ़ी हिंदू जिन बेचारे अभी भी जिन पर 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल, उनके घर नहीं बने हैं। जब वो देखेंगे उन लोगों के जिन्होंने कभी एक वोट तक नहीं दिया प्रधानमंत्री को, और एक घर बनने के बाद भी नहीं दिया, और जो वो लगातार वोट देते आ रहे हैं, आपको लगता है अगली बार मोदी जी वोट देंगे? जहाँ हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन, हमारे सबसे बड़े हिंदुओं के मुद्दे क्या हैं? कन्वर्जन, कि हमारी संख्या घटती जा रही है, मुसलमानों का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और ईसाई जो लगातार कन्वर्ट कर रहे हैं, गरीब हिंदुओं को पैसा दे के, ये करके वो करके, लगातार ये चल रहा है। इन 2 मुद्दे सबसे बड़े जो फिक्र के मुद्दे हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, जो सबसे बड़े वोटर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, इन पे दोनों मुद्दों के ऊपर मैं मानता हूं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। और दूसरा सबसे बड़ी जो फेलियर है वह इन्फिल्ट्रेशन की। आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपको ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दी है हिंदुस्तान के लोगों ने, आप अब तक पूरी बाढ़ नहीं लगा पाए बांग्लादेश बॉर्डर पे। अभी भी कई इलाके हैं, आप कभी भी चले जाइए, और जो BSF लगा रखी है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो 2-2 हज़ार रुपये बांग्लादेशियों को अंदर एंटर करा देती हैं। क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में? आप हर मुद्दे में इशू, हर इलेक्शन में मुद्दा उठाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठी। क्या किया आपने घुसपैठी को रोकने के लिए? 11 साल काफ़ी नहीं है, ट्रंप ने वो चीज़ 1 साल में करके दिखा दी। वाई डोंट यू मेक समथिंग लाइक आइस इन इंडिया? वाई डोंट यू डू इट? विल नहीं है, और ये सबसे बड़ा फेलियर है इस गवर्नमेंट का। वॉर के अलावा जीवन में और क्या चल रहा है आपके? जीवन में खुशी है, घूम रहे हैं। यूक्रेन में शादी कैसे की आपने? छोड़िए इस चीज़ को, उनसे मुलाकात हुई थी जब घूमने गए थे काफ़ी साल पहले, और फिर मुलाकात होकर धीरे धीरे। टैलेंटेड थे कि आपने ट्रिप में ही? टैलेंटेड हम काफ़ी हैं, लोग ऐसा मानते हैं। उस ट्रिप में ही आपने इतनी श्योरिटी कर ली कि अब साथ निभाना है? नहीं, मतलब दोस्ती हुई, घूमने गए थे वहाँ पे, मुलाकात हुई काफ़ी, फिर इंटरेक्शन हुई, धीरे धीरे बातें एक से दूसरी बात निकलती चली गई। और क्या शौक हैं आपके वैसे, आई एम लॉट सिवाय जान जोखिम में डालने के? आई एम लॉट इनटू एडवेंचर एक्टिविटीज़, वहाँ भी थोड़ी जान जोखिम में रहती है। और घूमना फिरना, एज आई सेड, आई कीप ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड any adventure sport, I think I've done all adventure sports you can think of, in the air, underwater, on the water, everywhere. Nothing related to poetry, music? अब मैं किताब लिख रहा हूँ एक। क्या किताब है? किताब का नाम है फॉल्ट लाइन्स ऑफ पावर। क्या उस किताब में? उस किताब में जो अभी चल रहा है मुद्दा, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, और मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से ये फॉल्ट लाइंस डेवलप थी, शुरू से एग्जिस्ट करती हैं, अब बड़ी हो गई हैं, किस तरह से आने वाले टाइम में ये फॉल्ट लाइंस और बढ़ेंगी, और ये किस मुकाम पर जाकर पहुंचेंगी, वो जो फ्यूचर सिनेरियोज मैंने बिल्ड किए हैं। एंड वी हैव ट्राई टू गिव अ एग्जैक्ट पिक्चर सो अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि दुनिया में हो क्या रहा है, जो मीडिया में दिख रहा है उसके अलावा। मीडिया में जो दिखता है, मैंने बताया, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो टीवी एंकर जिनसे आप बात करते हो, जो स्टूडियो में हाई ग्राफिक्स बना के दिखाते हैं, उनसे रियलिटी में ग्राउंड पर जो वॉर चल रही है कितनी अलग होती है? और कई बार आपको लगा कि भाई क्या दिखा रहे हो, ये एहसास कभी आया थॉट मन में? अक्सर आता है, और मुझे बोलते भी हैं। मुझे 1-2 बार बोला, फिर मैंने बोला मुझे आगे से कभी ऐसा मत बोलिएगा कि राजेश जी आप ना देखिए कुछ ना वो तो एक दिन वो बनाते हैं इतना, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर आप ठंडा करते हैं कि आज कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कहते आप थोड़ा ना ऐसा ना किया करें, थोड़ा आप भी थोड़ा बताएं कि कुछ होना चाहिए। सायरन बजता रहता। तो हमारे ये तो हमारी नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया की है। हम सेंसेशनलाइज बहुत करते हैं खबरों को, हर चीज़ को, कि कुछ लगे उसमें कि लोग देखें अरे क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो तब भी हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया नहीं है, पूरी दुनिया का मीडिया इसने काम करता है। हाँ, मतलब मैंने भी सुबह 6 बजे बुलेटिन पढ़े हैं जहाँ पर युवा के बम फटने लगे, एंड आई एम लाइक डूड अभी 6 बज रहा है यार, मेरी आंख नहीं खुली अभी, सुबह 6 बजे फट रहा है, रात को 10 बजे फट रहा हो, इतना फट रहा है तो फिर देख क्यों नहीं रहा है? सबसे खतरनाक सीन कौन सा था यूक्रेन वॉर कवर करने में? मुझे एक बार याद, आपने नहीं दिखाया था, जमीन पे गड्ढों में लाशें पाट दी गई थी। हाँ, दैट वाज इन बूचा। हाँ, बूचा में 2 जगह जो 2 इंसिडेंट्स हैं। एक में तो मैंने आपको बताया कि मैं था वहाँ पे, मतलब यूक्रेन के जस्ट कीव के 8-9 किलोमीटर दूर, और अचानक आर्टी फायर शुरू हो गया। पहले एक बम फटा जो कि लगभग 150-200 मीटर दूर है, और जो किलिंग रेडियस होता है आर्टरी बम का वो 300-400 मीटर तक होता है। शार्पनेस जाते हैं, तो आपकी बेस्ट डिफेंस है जो आपको फौज में सिखाया जाता है, हिट द ग्राउंड। जैसे आवाज़ सुनी इससे पहले कि शार्पनेस आए, यू आर फ्लैट ऑन द ग्राउंड। लेकिन मैं क्योंकि तब तक पत्रकार बन चुका था, तो मैंने गिरते गिरते भी कैमरा ऑन कर दिया था हमने। तो 2nd and 3rd राउंड जब गिरा, आई कुड टेक इट लाइव ऑन दिस थिंग, एंड दैट वाज वेरी स्कैरी बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी वाज ऑन द ग्राउंड।
काफ़ी फौजों में शार्पनेस लगे थे। उसके बाद एम्बुलेंसेज रनिंग एवरीवेयर, किसी के पैर उड़ गया, किसी के खून ही खून हुआ पड़ा चारों तरफ, काफ़ी उसमें तबाही हुई थी और रेफ्यूजीज एक तरफ से आ रहे थे, तो बहुत भयावह सीन था। दैट इज़ समथिंग आई विल से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस। सेकेंड वॉज व्हेन द वॉर स्टार्टेड, आई वॉज इन मरियोपोल, एक शहर है जो अभी रूसी कब्जे में है। लड़ाई शुरू वहाँ से हुई थी, और जब लड़ाई का ऐलान हुआ जिस दिन, मेरे साथ और एक कुलीग थे, हम निकलने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से, तो ट्रेन का टाइम था लेकिन ट्रेन फिर रात को चली नहीं, क्योंकि वो कब्जा शायद कुछ इलाके पे रूस का कब्जा ऑलरेडी हो चुका था और सारे बैरिकेड लग गए थे, हर एक रोड पे सब कुछ बंद कर दिया गया था। किसी तरह से हमने मैनेज करके एक टैक्सी किसी से करके, हम जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे के मिली, हम वहाँ से निकलने का हमने जुगाड़ किया। और जब हम निकल रहे थे तो मैंने एक ट्रक देखा जो सड़क के साइड में टूटा हुआ था, मतलब इट वॉज ब्रोकन डाउन, उसका पहिया कुछ ख़राब हो गया था और कुछ सैनिक बाहर खड़े थे। तो मैं, क्योंकि अभी नई लड़ाई शुरू हुई थी, आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड इट ऑन कैमरा, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं कैमरे पे निकाल के बोलना शुरू किया। एंड दे सॉ मी, उन्होंने मुझे देख लिया कि हमें रिकॉर्ड कर रहा है। और वो लड़ाई किसी को नहीं था रूसी कौन है यूक्रेन कौन, लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन, 24-25 फरवरी की बात है ये। जब उसने मुझे देखा तो उन्हें चिल्लाया और उन्हें कुछ बोला, और मैंने जो ड्राइवर था मैंने कहा आप सिर्फ एक्सीलेटर दबाइए और भागे, और पीछे से उन्होंने हम पर 7 राउंड फायर किए। उस गोली के ऊपर कोई भी गोली अंदर जाके हमें उसमें लग सकती थी। तो बाकी उसके अलावा फौजी ने आके, पुलिस ने आके गन तान दी, तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अक्सर होता रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन से वो करता हूँ, तो अगर मैं जूम पे भी हूँ, अपने से बात कर रहा हूँ, उनको लगता है सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कैमरा है हाथ में, वो नॉर्मल कैमरा है, इट्स नॉट अ लाइक प्रोफेशनल कैमरा। सो काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि शायद ये कोई स्पाई है या कुछ यहाँ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत लोगों ने आके टोका है, पुलिस ने कई बार आके गन तानी है, तो अक्सर होता रहता है। तो एक लास्ट टॉपिक मेरे जहन में है। मैंने कुछ समय पहले एक भारतीय फौज की महिला ऑफिसर का इंटरव्यू किया था, फिर मैंने आपके कुछ स्टेटमेंट भी सुने इस बीच में। अब एक कॉमन सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या भारतीय महिला फौज को फ्रंटलाइन वॉर में कभी हम देख सकते हैं, और क्या भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, 100% नॉट। क्यों? मैं नहीं बोलता कि हमारी महिलाएं किसी भी तरह से हमसे कम हैं, हमसे शायद बेहतरी होंगी, कम नहीं है, पर देयर आर फील्ड्स वे दे कैन डू मच बेटर। एज फार एज एक्चुअल कॉम्बैट इज कंसर्न, दैट्स नॉट अ प्लेस फॉर वुमेन। एक्चुअल कॉम्बैट जो है ना मिश्रा जी, बहुत, इट्स अ वेरी ब्रूटल थिंग, इट्स अ वेरी घास्टी थिंग। व्हेन यू पुट अ बैनेट इनसाइड अ मैन, द क्लोज कॉम्बैट होता है ना, दैट इज नॉट मेड फॉर वुमेन, नॉट ओनली इंडिया, इनफैक्ट एनीवेयर। मैं आपका भी कितनी मैं तारीफ की है IDF की, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की। By policy, not a single soldier was sent in Gaza, women soldier, because वहाँ close contact है, वहाँ आप किडनैप हो सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हमने जैसे अभी बातचीत भी चल रही है कि इन्फेंट्री में भी हम महिलाओं को लेके आएंगे, क्योंकि मोदी जी नारी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं हर जगह। अगर कल वो इन्फेंट्री में कहीं जाती हैं, क्या लड़ने की कैपेसिटी, उसकी हम बात ही नहीं कर, छोड़ दीजिए इस चीज़ को। अगर उनमें से 5 कैप्चर हो जाती हैं और कल पाकिस्तान टीवी पे उन्हें दिखाया जाता है बुरी हालत में, क्या असर पड़ेगा पूरे देश के मोरल के ऊपर, हमारे जो सैनिक लड़के उनके मोरल के ऊपर, कि क्या हो रहा है। उनको छुड़वाने के लिए कितनी बड़ी आवाज़ शुरू हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा, अगर आपको लेके आनी है महिलाएं फौज के अंदर, लाइए, लेकिन फिर स्टैंडर्ड्स वही रखिए, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं या अदरवाइज। आजकल जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारी, एक होती है BPET, बैटल फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। महिलाओं के लिए टाइमिंग अलग है, काफ़ी रिलैक्सड है, मेल सोल्जर्स की अलग है। आपने बोला बराबर, तो उसमें बराबर, क्योंकि लड़ाई है, इसमें वो नहीं देखेगा कि महिला है तो इसको मैं ना मारूं। उसके लिए तो लड़ाई तो जिसमें दम खमा वो लड़ेगा, और सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। एज आई सेड, इट इज स्टिल मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। और जब एक्चुअल जीत और हार की बात होगी तो वहाँ उनके सैनिक सामने होंगे या हमारे सैनिक सामने होंगे। उस वक्त क्या आप चाहेंगे कि आपकी महिलाएं वहाँ खड़ी हों, आपकी बेटियाँ वहाँ खड़ी हों वहाँ पे, उन पाकिस्तानियों 6-6 फुट के बलोच और पठानों के सामने? वो लड़ पाएंगी? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आप हर जगह एम्पावर कीजिए, हमसे ज़्यादा जॉब्स दीजिए उनको ऑल ओवर, बट डोंट ब्रिंग देम इनटू कॉम्बैट। कॉम्बैट इज टू डर्टी अ प्लेस फॉर वुमेन टू बी इन। क्या जो भी महिलाएं फौज में हैं उनका स्टैंडर्ड मर्दों के स्टैंडर्ड के आसपास है? क्योंकि यशिका जी ने जो बातें बताई थी उसमें कहा कि हम नेक टू नेक कंपटीशन कर रहे हैं, सेम बराबर जितनी ताकत। कुछ फील्ड्स में है, मैं मानता हूँ, जैसे कुछ मैंने बताया ना आपको, जैसे सर्विसेज हैं, ASC है, ऑर्डिनेंस है, EME है, ये लड़ाई कॉन्टेक्ट में नहीं आते। वहाँ महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और कईयों ने कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसके खिलाफ की जो कॉम्बैट आर्म्स हैं, जहाँ पे आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट है दुश्मन के सामने, उन डिपार्टमेंट्स में इन्फेंट्री है, आर्टलरी है, आर्मर्ड है, जो लड़ाई करनी है, जिनको दुश्मन को फेस टू फेस लड़ाई करनी है, मैं उसमें महिलाओं के लाने के सख्त खिलाफ हूँ। क्या देश की कभी भी आर्मी चीफ या डिफेंस ऑफ स्टाफ
महिला हो सकती है? लेफ्टिनेंट जनरल्स बनी है। देखिए मेडिकल में जो है हमारी एक कोर है AMC, आर्मी मेडिकल कोर, उसमें लगभग मैं बोलूँगा 30 से 40% महिलाएं हैं और बहुत अच्छा काम करें। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंची हैं, DG बनी है, DG आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस। स्टाफ की बात कर रहा हूँ। चीफ ऑफ स्टाफ देखिए आमतौर पर जो है फाइटिंग आर्म से होता है, क्योंकि मेन काम फौज का फीस टाइम में पार्टियां करना और ये सब PR करना ये नहीं है। मेन काम है लड़ाई लड़ना दुश्मन से, और लड़ाई करती हैं फाइटिंग आर्म्स। तो आमतौर पे जो चीफ होता है वो फाइटिंग आर्म से होता है, जिसमें अभी तक महिलाएं नहीं थी। और अभी टेक्नोलॉजी का इतना वो आया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली ऑन ग्राउंड में ऑपरेट करेगा वो तो फाइटिंग आर्म का आदमी करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली लड़ाई तो उसने लड़नी है। तो कुछ वर्षों तक गॉड नोज व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 years, पर अगले 15-20 साल में इसी कोई संभावना नहीं है। यहाँ से आगे आप कहाँ जान जोखिम में डालने वाले हैं? वक्त बताएगा अब कहाँ जाना है, पर मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर हमला होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। चाहे आज वैसे ट्रंप ने आज ही स्टेटमेंट दिया है कि वी हैड गुड टॉक्स विद देम, बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग सेम फॉर वेनेजुएला आल्सो कि हमारी बहुत अच्छी बात चल रही है। तो सेम टाइम उसकी जो मैं बता रहा हूँ जो बेड़े की नफरी है हिंद महासागर में लगातार बढ़ रही है, विच इज़ द इंडिकेशन कि मोस्ट लाइकली ईरान विल बी अटैक्ड। तो कोशिश करेंगे, अगर ईरान किसी ने बोला जाने के लिए तो दोबारा जाने की कोशिश क्या करेंगे। ईरान इतना कमजोर है कि अमेरिका उसे हरा देगा तुरंत? इस बार सिर्फ ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। देखिए पिछली बार भी, और मैं जब उनकी गिरफ्त में था, ईरानियों की जो IRGC ने मुझे वहाँ डिटेन किया हुआ था, तो वो मुझसे बार पूछे तुम्हें क्या लगता है कि इजराइल हमला करेगा अभी ईरान के ऊपर? मैंने कहा 100%। आपने मिसाइल डाली, 100% हमला करेगा। तो हम तो वेट कर रहे हैं इसकी, क्यों हमला करें, हम बिल्कुल नेस्ता नबूद कर देंगे पूरे इजराइल को। उन्हें पता नहीं हमारे पास भी क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ईरान को कम ना आंका जाए। और अब जिस तरह से पिछले रिपोर्ट्स आई, कई चाइनीज़ एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं वहाँ पे, ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके ताकि पता लगे कहाँ लैंड कर रहे हैं। कई एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं, रशिया से काफ़ी वहाँ पे एयरक्राफ्ट के जो मिलिट्री सप्लाईज ले गए हैं। तो इस बार ईरान विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड देन इट वाज लास्ट टाइम। एंड सेकेंडली इस बार वो इस झलासे में नहीं आएंगे, बातचीत चल रही है। उन्हें पिछली बार बातचीत चलते चलते हमला हुआ था, तो इस बार वो तैयार हैं। उन्होंने बोल दिया है हमारी जो एक उंगली बंदूक की ट्रिगर के ऊपर है, और इस बार पिछली बार जैसी लड़ाई नहीं होगी। जितने बेसिस हैं US के एंड इजराइल इन मिडल ईस्ट, दे विल ऑल बी अटैक्ड। बट हम US की बात कर रहे हैं, चाइना ने सपोर्ट दिया, रशिया ने सपोर्ट दिया, ईरान अपग्रेड हुआ, बट क्या वो उस कॉम्पिटेंस लेवल पे जा रहा है जहां पे US से वो लड़ने की हिम्मत दिखा सकता है? देखिए US को लड़के हरा तो नहीं सकता वो ईरान की, मैं बोला US इज मच अबव एवरीबडी एल्स, लेकिन जो नुकसान वो पहुंचा सकता है वो शायद अमेरिका में इमेजिन नहीं किया होगा। इतना नुकसान पहुंचाने की क्षमता ईरान के अंदर है। ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान इज नॉट इराक, ईरान इज नॉट लीबिया। हाउ इज डिफरेंट? क्योंकि उनके यहाँ पे इंटरनली तो काफी विरोध है ही ईरान के अंदर लोगों का। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम मानते हैं कि ईरान तो कोई खास टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक पावर नहीं है। कौन से ड्रोन्स रूस ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के अंदर? शाहीन। कहाँ से आए हैं? ईरान से। शाहिद, सॉरी नॉट शाहीन, शाहिद। जो ड्रोन्स आए हैं वो ईरान से इंपोर्ट किए। रूस ने एक टेक्नोलॉजिकल पावर है, मिलिट्री पावर, उसने रूस से ड्रोन्स, फिर उनको उन्होंने मॉडिफाई किया बाद में। तो ईरान के पास जो इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और उनके जो अदर असले जो हैं वो बहुत आले दर्जे के हैं, और उनकी जो मिलिट्री इज़ मच बिगर, मच मोर मोटिवेटेड। तो ईरान इट विल नॉट बी एन ईजी गेम फॉर US। इफ US अटैक्स डिस्पाइट ऑफ ऑल इट्स मिलिट्री माइट, दे विल हैव अ बिफिटिंग रिप्लाई आई थिंक। अगले एक साल में दुनिया में कहाँ कहाँ युद्ध हो सकता है? मिडल ईस्ट विल ऑलवेज बी हॉट। अभी लीबिया में अगर ईरान मसला सुलट भी गया तो लीबिया में चल रहा है अभी कुर्ड्स की और जो अल जुलानी की फोर्सेज हैं, जो बेसिकली इस्लामिक स्टेट की फोर्सेज हैं, जिनको वेस्ट ने रिकग्नाइज कर दिया। $10 मिलियन का उसके ऊपर इनाम था, टेररिस्ट बना रखा था उसको। अब अचानक उसको व्हाइट हाउस बुला के हाथ में ला रहे हैं। तो वेस्ट पे आप विश्वास मत करिए किसी भी चीज़ का। एंड द वे दे जो कत्लेआम कर रहे हैं इस वक्त वो कर्ड्स का, तुर्किश और ये अल जुलानी मिलके, तो ये एक हमेशा हॉट रहेगा। और जिस तरह से अमेरिकन ने उनको अबेंडन किया है, आई थिंक अमेरिका की क्रेडिबिलिटी लगातार नीचे जाएगी। और सीरिया विल रिमेन अ हॉट बेड, बिकॉज साउथ में द्रूज हैं जिनको इजराइल सपोर्ट कर रहा है, उनको भी अल जुलानी ख़त्म करना चाहता है। तो ये एक हॉट बेड रहेगा, और यूक्रेन वॉर ख़त्म होने वाले नहीं है। यूक्रेन वॉर विल नॉट एंड, and I'm saying so because I know it for sure. I know I have information and I've seen things on ground with which I'm saying with certainty. कितनी बातें चलें कि ट्रंप ने कर दिया, आज ये मुलाकात हो गई, अभी अबू धाबी मिले हैं, 4 दिन बाद मियामी मिलने वाले हैं अगले हफ्ते, कुछ भी चलता रहे, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। एशिया में कहीं पर?
एशिया में फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट के अलावा ताइवान वगैरह में कोई भी संभावना है इस वक्त नहीं है। इंडिया पाकिस्तान? इंडिया पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि फुल फ्लेजेड वॉर होगी अनटिल अनलेस द बिग टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, जो मेरे ख्याल पाकिस्तान वो करने की अभी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि उसका अफगानिस्तान से मसला चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कल या परसों की बात है, इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ, इस्लामाबाद में अटैक हुआ। उसके अलावा बलूचिस्तान में 10 शहरों पर कोऑर्डिनेट अटैक हुआ है, 10 शहरों पर एक साथ बलोच आर्मी ने किया है। तो पाकिस्तान इतना उलझा हुआ है बलोचिस्तान में और अफगानिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ उनके अभी भी सुलह नहीं हुई है, वो हमला अभी भी जारी है, उनकी जो लड़ाई है जारी है, मतलब छुटपुट अभी भी जारी है। तो इतना उलझा हुआ है कि वो शायद ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएगा कि इतना बड़ा अटैक करने का इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया में कोई बड़ा अटैक होता है, और मैं इस चीज़ के लिए भी वो नहीं करूँगा, अगर कुछ कोऑर्डिनेटेड वो है बिटवीन इजराइल, अफगानिस्तान, इंडिया, दे माइट डू इन अ फॉल्स फ्लैग इन इंडिया एंड देन कैन अटैक पाकिस्तान, इसकी संभावना भी है। मतलब यहाँ पर अटैक थोड़ा हल्का फुल्का फॉल्स फ्लैग करके, मतलब जो खुद ही कुछ दिखा दिया और अपने, अगर ऐसी कुछ प्लानिंग है, पर ये सब चीज़ें सीक्रेट होती हैं, इसका कहीं पब्लिक डोमेन में जिक्र नहीं होता है। ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है पहले? फॉल्स फ्लैग पूरी दुनिया में हुए, पूरी दुनिया में लोग खुद करते हैं और फिर बोलते देखिए दुश्मन ने कर दिया, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, अब हमला करो। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो हमेशा होता है। कोई ऐसा र्यूमर जो भारत में हुआ कभी? भारत में फॉल्स फ्लैग देखिए, अभी उसमें अगर होगा तो, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फॉल्स फ्लैग किया तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा डिनाई करेगी, और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ हिंदुस्तानी दुनिया गवर्नमेंट में कोई बड़ा ऑपरेशन आ रही है, इंडिया को छोड़ देते हैं। 2 बताता हूँ आपको, यूक्रेन का एग्जाम्पल देता हूँ। पोलैंड के अंदर मिसाइल्स गिरी थी, तो पोलैंड जो नेटो कंट्री, पोलैंड इज अ नेटो कंट्री, नेटो कंट्री में एक आर्टिकल 2 है, सेकंड आर्टिकल आई थिंक इट इज देयर, व्हिच इज कि अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन एवरीबडी। तो यूक्रेन और ब्रिटेन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पूरी नेटो और अमेरिका को हम युद्ध के अंदर शामिल करें, और जिससे ये बाकी यूरोप और अमेरिका बचना चाहता है। तो देखा कि देखिए अभी ये रशियन मिसाइल्स जो हैं यूक्रेन के अंदर आके गिरी हैं, और ये रशियन मिसाइल्स हैं, तो ये नेटो के ऊपर हमला है। वो था नहीं, वो बाद में पता लगा एयर डिफेंस मिसाइल थी यूक्रेन की जो अंदर गिरी थी, और उन्होंने उसको रशियन बना के दिखा दिया। दूसरा जो हुआ, जपरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है यूरोप का, वो रूस के कब्जे में इस वक्त यूक्रेन पावर प्लांट है, उसके ऊपर हमला हुआ। वहाँ अगर हमला होता है तो रेडिएशन लीक होगा, जिससे पूरा यूरोप प्रभावित होगा, और बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में। वो हमला वो रूसी कब्जे में है, लेकिन वो हमला किसने किया आप भी समझ सकते हैं, और फिर बोलते हैं कि रूस ने इस पर हमला कर दिया है। रूस के कब्जे में है, रूस के लोग हैं वहाँ पे, लेकिन रूस ने हमला कर दिया है। तो आप समझते हैं किसने हमला किया और कौन ब्लेम कर रहा है। दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग। ये कुछ उदाहरण है, बहुत ऐसे उदाहरण हैं फॉल्स फ्लैग के पूरे। अगर आप जाएंगे मिलिट्री हिस्ट्री में, देयर आर थाउजेंड सच एग्जांपल्स। हर एक बड़ी पावर ने यूज़ किया है हमला करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को। युद्ध हथियार बेचने के लिए होता है या शांति बनाने के लिए युद्ध जरूरी होता है? देखिए, अमेरिका के लिए युद्ध एक बिजनेस है। आप देखें, जब से ये 1945 से लेके आज तक लगातार अमेरिका जो है किसी ना किसी युद्ध में इन्वॉल्व रहा है, तो उनके लिए तो बिजनेस है ये। बेसिकली दे से US is not a country, it's a corporation. So there are corporates which are making profit. For them, profit is everything. They don't care about life, death. They don't care how many people are dying in Ukraine or Russia or in Middle East. They just talk about human rights and all. They don't care. उनके लिए एक बिजनेस है, पैसा आ रहा है, लोग उनके हथियार खरीद रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ होंगी हथियार बिकते रहेंगे, और लड़ाइयाँ रुकने वो देंगे नहीं। What they've done in our neighborhood, बांग्लादेश में, you think it was spontaneous, it was organic? What happened in Bangladesh? इंडिया के सारे पड़ोसियों। What happened Nepal? What happened श्रीलंका? इमरान खान, आपको लगता है इमरान खान को पाकिस्तान हटाया है? It was America which removed इमरान खान, not पाकिस्तान। इसीलिए इमरान खान अभी पड़े अंदर। सबसे पॉपुलर लीडर देखिए आप, आज इलेक्शन करा दीजिए, he will win more than 70% वोट शेयर, पर जेल में पड़े। That is the power of America and CIA and money and dollars. भारत में भी कोशिश की होगी उन्हें प्रेशर बनाने की। आप सोचिए, जो डॉक्यूमेंट्री निकली थी, BBC ने बनाई थी, ट्रंप के ऊपर उन्होंने यही कोशिश की थी। दे स्प्लाइस्ड पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ ट्रंप आफ्टर व्हेन ही लॉस्ट इन 2020, और को जोड़ के ऐसा दिखाया कि स्पीच का ही पार्ट है कि ये उकसा रहा है लोगों को वो करने के लिए। ट्रंप हैज सूड देम फॉर $1 billion। BBC को $1 billion के सू कर रखा है ट्रंप ने इस वक्त। सिमिलर डॉक्यूमेंट्री दे मेड ऑन नरेंद्र मोदी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया है कि इसका इनका कोई दोष नहीं है इस उसमें, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दोज राइट्स। BBC मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट, प्रूविंग दैट सारा दोष तो नरेंद्र मोदी का है इसमें। और वो यहाँ पे बैन हुई तो सारा होल ना मचा है लेफ्टिस्ट उसने कि कैसे बैन कर दिया आपने, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, एज आई सेड। तो BBC एज आई सेड इज टोटली डोमिनेटेड बाय लेफ्टिस्ट्स एंड इस्लामिस्ट्स, एंड दे ट्राई टू प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी एज सम काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर इन इंडिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया है, इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, इतने पॉपुलर वोट है, और आप उनको इस तरह से कर रहे हैं। तो इन लोगों पे आप ना विश्वास कर सकते हो। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, जितनी NGOs हैं, फोन फंडेड पब्लिकेशंस हैं,
मीडिया आउटलेट्स हैं, बैन देम, थ्रो देम आउट ऑफ इंडिया. दे विल नॉट डू एनी गुड फॉर आवर कंट्री, दे विल ओनली हार्म अस. भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन? आखिरी सवाल आपसे. आप भी जानते हैं सवाल एक ही है. हमारे दोस्त कितने दोस्त हैं दुनिया में? एक ही दोस्त है हमारा, मेरे ख्याल. रूस के अलावा मैं नहीं जानता कि कोई और ऐसा देश है जिसको हम दोस्त बोल सकते हैं इस दुनिया में इस वक्त. कोई ऐसा देश नहीं जो हमारे दुख में काम आएगा? कुछ आना चाहेंगे तो उनके पास क्षमता नहीं है, और जो उनके पास क्षमता है उनमें से काम आने वाला नहीं है. आपने उपसिंदूर में देखा नहीं? कौन काम आया आपके? बातें, वो तो बातें होती हैं सिर्फ. बातें तो हर कोई कर लेता है. हम भी बहुत करते हैं, बाकी लोग भी हमसे करते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है कौन हमारे काम आया? आसिम मुनीर को, जिसको अमेरिका के साथ हम सांठगांठ करे 15 साल से, ही कॉल्ड आसिम मुनीर टू व्हाइट हाउस ऑप्शन के इमीडिएटली बाद. वो तो इसलिए बुलाया हो कि हमको प्रेशर दिखाने के लिए कि हम जो भी खरीद है, लेंगे, हम ये कर लेंगे. हमारा दोस्त कोई नहीं है, और हमारा ओनली टाइम टेस्टेड फ्रेंड इन द वर्ल्ड एक ही है जो मैंने बताया आपको. और अभी हम उसकी, अगर उसकी जब वो इस वक्त इतने बुरे वक्त में है, और अगर हम पीछे हट जाते हैं अभी, तो वो दोस्त भी नहीं रहेगा. फिर हमारा कोई दोस्त नहीं है. कड़वा सच. थैंक यू सो मच राजेश जी, काफ़ी आनंद आया आपसे बात करके. आपको आपकी किताब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. जब किताब आएगी तो दर्शकों तक पहुंचा देंगे. कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या नाम है, एक बार अगर आप फिर से बता देंगे तो शायद इस पॉडकास्ट से क्लिप्स देखते वक्त वो लोग 2 महीने बाद पब्लिश हो जाएगी. नाम है फॉल्ट लाइन्स ऑफ पावर. इट्स अबाउट जियोपॉलिटिकल गेम्स बीइंग प्लेड अराउंड द वर्ल्ड. उसका कैसे जेनेसिस क्या है, क्या प्रेजेंट स्टेट है, और उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस विषय में है. भविष्य में और भी किताबें लिखने का मन है? देखते हैं, अभी पहली किताब देखते हैं इसको कैसा, हाउ डज इट गो, इफ इट इज सक्सेस मे बी मोर. किताब लिखने का मन क्यों हुआ? बहुत लोगों ने बोला. अभी कहानी आपको सुनाऊंगा तो फिर शायद किताब इतना ना बिके कि मैंने किस तरह से मन मार के लिखी है, क्योंकि मैं ज़्यादा किताब में टेबल पर बैठ के 5 घंटे नहीं लगा सकता. और मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने फिर इसके बाद इतनी साल बाद फौज छोड़ क्यों दी? क्योंकि इसके बाद फौज का काम जो है ना, सीनियर लेवल पे, वो सारा डेस्क का काम होता है. ऑफिस में बंद रहते हैं आप 24 घंटे. मैं हूँ आदमी, मुझे आप 10-15 मिनट कहीं बिठा दीजिए, उसके बाद मैं रेस्टलेस होता हूँ. मुझे बाहर जाना है, फील्ड में जाना है, कुछ करना है, कहीं थोड़ा बहुत एड्रेनलिन रश होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत खतरा होना चाहिए कहीं पे. आई लाइक टू गो टू सच प्लेसेस. किताब लिखना अपने वो है. तो मेरी इसमें कुछ लोग मदद कर रहे हैं. 2 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम रमैया यूनिवर्सिटी, जो उसमें मैंने काफ़ी हद तक बोला है, कुछ लिखा है, फिर वो मेरी उसको लिखने में मदद कर रहे हैं, और उसको हम इस तरह से पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए, बेस्ट विशेस आपको शुभकामनाएं. जो हमारे सहयोग होगा हम भी करेंगे. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. लवली टॉकिंग टू यू. सेम हियर. थैंक यू.